अब आगे अनिरुद्ध अपने कान पर हाथ लगाए गुस्से से अपने बॉडीगार्ड पर चिल्ला रहा था। तभी उसे अपना हाथ गीला गीला सा महसूस हुआ। उसने अपने हाथों को सामने किया तो उस पर ब्लड लगा था। खून देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रजनीश अनिरुद्ध के हाथों पर खून लगा देख चिंता करते हुए कहता है अंडरस्को, बॉस आपके सिर से तो खून आ रहा है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलना चाहिए। अनिरुद्ध को पहले से काफी गुस्सा आ रहा था। रजनीश की बात सुनकर वो और भी ज्यादा झेप गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला अंडरस्को, इतनी सी चोट में मैं मर नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरी चिंता करने की बजाय उस इंसान को ढूंढ कर मेरे सामने लाओ जिसने मुझे मारने की कोशिश की है, समझे तुम। रजनीश घबराते हुए अंडरस्को यस सर बोलता है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अनिरुद्ध की चोट पर ही था। अनिरुद्ध अपने पॉकेट से हैंकी निकालकर अपने चोट को दबा लेता है ताकि ब्लड निकालना बंद हो जाए। उसे एहसास होता है कि रजनीश अभी भी वही खड़ा है, तो वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है अंडरस्को, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, जाओ ढूंढो उसे। रजनीश हड़बड़ाते हुए अंडरस्को यस सर बोलकर वहां से चला जाता है। अनिरुद्ध के बॉडीगार्ड मंदिर में पूजा करने आए लोगों को डराते हुए पूछताछ कर रहे थे। पूरे मंदिर में खौफ का माहौल हो गया था। तभी एक बॉडीगार्ड की नज़र पीछे खड़े 3-4 लड़कों पर जाती है जो उनका वीडियो बना रहा थे। वो सभी कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे। बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है, फिर उन लड़कों के पास जाने लगता है। चारों लड़के बॉडीगार्ड को खुद की तरफ आता देख अपना फोन छुपा लेते हैं। बॉडीगार्ड लड़कों के पास जाते हुए अंडरस्को, तुम चारों अपना फोन दो। चारों में से एक लड़का अंडरस्को अगर नहीं दिया तो। उस लड़के की बात सुनकर सभी बॉडीगार्ड हंसने लगते हैं और अचानक से आगे बढ़कर चारों लड़कों से उनका फोन छीन लेते हैं। वो सभी लड़के अभी कॉलेज स्टूडेंट थे, उनकी उम्र भी लगभग 20 से 22 साल के बीच में थी और वो चारों उन हटकट्टे बॉडीगार्ड के सामने छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे। इसी बीच फोन से ब्रिप की आवाज जाती है। एक बॉडी स्क्रीन पर देखता है तो ये वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन था। नोटिफिकेशन देखते ही बॉडीगार्ड की आंखें छोटी हो गई। उसने उन लड़कों को देखते हुए पूछा अंडरस्को, क्या अपलोड किया है तुमने? वही जो तुम लोग अभी यहाँ पूजा करने आए लोगों के साथ कर रहे थे। इतना बोलकर वो लड़का हंसने लगा। उसके साथ बाकी के 3 लड़के भी हंसने लगे। बॉडीगार्ड ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो फोन पर पासवर्ड लगा था। वॉलपेपर पर चारों में से एक लड़के की फोटो लगी थी। ये देखते ही वो बॉडीगार्ड उस लड़के पर लगभग चिल्लाते हुए बोलता है अंडरस्को, फोन का पासवर्ड बता। जिस लड़के का फोन था वो थोड़ा घबरा जाता है। उसकी घबराहट को देखते हुए दूसरा लड़का उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देता है, फिर अपने सामने देखते हुए बोलता है अंडरस्को, नहीं बता रहे पासवर्ड, क्या कर लोगे? वो बॉडीगार्ड गुस्से से अंडरस्को, क्या कहा तूने? वो लड़का अपने बात पर जोर देते हुए अंडरस्को, नहीं बता रहे पासवर्ड, क्या कर लोगो? तुम लोग शायद भूल रहे हो कि अभी तुम लोग पब्लिक एरिया में हो। अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी करने का सोचा तो तुम भी बच नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर उस बॉडीगार्ड को और गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उस लड़के की कॉलर पकड़कर हवा में उठाते हुए अंडरस्को, तेरी इतनी हिम्मत की तूने मुझे धमकी दी, तू जानता नहीं है तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इतना बोलकर वो उस बच्चे को जमीन पर फेंक देता है। तभी एक लड़का उस बॉडीगार्ड के सामने आते हुए अंडरस्को, देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, शायद तुम जानते नहीं हो कि वो कौन है। अगर उसके डैड को पता चला तो तुम्हारे लिए इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस लड़के की बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड फिर से ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। तभी उनके पीछे से एक कड़क आवाज आती है अंडरस्को, क्या हो रहा है ये सब? बॉडीगार्ड रजनीश को उनकी तरफ आता देख हंसना बंद कर देते हैं। रजनीश उनके पास आते हुए अंडरस्को, क्या तुम सबको अपनी जान की फिक्र नहीं है जो तुम सब अपना काम छोड़कर यहाँ ठहाके लगा रहे हो? उसकी बात सुनकर एक बॉडीगार्ड बोलता है अंडरस्को, सर इन चारों ने यहाँ की वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। ये सुनकर रजनीश की आंखें छोटी हो जाती है। वो चारों लड़कों को देखते हुए कड़क आवाज में बोलता है अंडरस्को, अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी वीडियो डिलीट करो। नीचे गिरा हुआ लड़का खड़ा होते हुए अंडरस्को, अब तो वीडियो अपलोड हो चुकी है और हम उसे डिलीट नहीं करने वाले। उस लड़के की बात सुनकर रजनीश उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं। वो लड़का मुंबई के डीजेपी का छोटा बेटा था, आरुष त्रिपाठी था। वो कंफर्म करने के लिए उस लड़के से पूछता है अंडरस्को, क्या तुम डीजेपी के छोटे बेटे हो? डीजेपी वर्ड सुनकर मंदिर में आए सभी लोगों के बीच फुसफुसाहट चालू हो गई। आरुष अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए अंडरस्को, हाँ मैं डीजेपी का बेटा हूँ, इसलिए तुम सब अब लोगों को परेशान करना बंद करो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आरुष की बात सुनकर रजनीश हंसने लगता है। उसे हंसता देख मंदिर के सभी लोग डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि डीजेपी का नाम सुनकर भी रजनीश के चेहरे पर थोड़ी सी भी झिझक नहीं आई। रजनीश अचानक से हंसना बंद कर देता है और बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोलता है अंडरस्को, चारों को बॉस के पास ले चलो। मंदिर के अंदर अनिरुद्ध की नजर अभय पर गई जो उसी की तरफ आ रहा था। उसने देखा अनिरुद्ध के पैंट नीचे से फोल्ड थे, उसने शूज भी नहीं पहना था और तो और उसके माथे पर टीका लगा था। ये देखकर अनिरुद्ध काफी हैरान था। बचपन से लेकर आज तक अभय ने कभी मंदिर नहीं आया था और न ही उसने कभी पूजा पाठ पर यकीन नहीं किया था। जब उसकी माँ पूजा करके उसके माथे पर तिलक लगाने जाती तब भी वो मना कर देता। बड़ी मुश्किल से तो वो प्रसाद खाता था।
लेकिन आज जो अभय उसके सामने था वो कोई और ही लग रहा था। अचानक से अनिरुद्ध को सार्थक की बात याद आई। वो खुद में बड़बड़ाते हुए अंडिस को, क्या सार्थक ने जो उस दिन बताया था वो सच था? क्या सच में अभय के साथ अब एक लड़की भी है और उसी के लिए आज ये मंदिर आया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभय किसी लड़की को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने देगा। अनिरुद्ध ये सब सोच रहा था, वही अभय उसके बगल से होते हुए आगे निकल गया। अनिरुद्ध अपने सेंस में आते हुए पीछे मुड़कर बोला अंडिस को, अभय। अभय रुककर अनिरुद्ध की तरफ देखा। उसकी नजर अनिरुद्ध के हाथ में पकड़े व्हाइट हैंकी पर गई, जो इस वक्त खून से लाल हो गई थी। कुछ समय पहले अविका ने जो किया था वो अभय और रघु ने देख लिया था। रघु तो अविका को देखकर काफी एक्साइटेड हो गया था, वही अभय की आंखें छोटी हो गई थी। रघु अनिरुद्ध के हाथ में सफेद रुमाल को देखते हुए बोलता है, अंडिस को, मैडम ने क्या निशाना लगाकर पत्थर मारा था? जो काम हम सब अभी तक नहीं कर पाए वो काम मैडम ने एक ही बार में कर दिया। ये बोलकर रघु हंसने लगता है। अभय एक नज़र रघु को देखता है तो रघु हंसना बंद कर देता है। अनिरुद्ध अभय के पास आते हुए अंडिस को, तुम मंदिर में, और वो भी इस हालत में? ये बोलकर अनिरुद्ध टेडी स्माइल के साथ अभय को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अभय भी टेडी स्माइल करते हुए अंडिस को, ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ? अनिरुद्ध हंसते हुए अंडिस को, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब है, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें ही देखने आया था। पर तुम यहाँ क्यों आए हो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभय भी हंसते हुए अंडिस को, लगता है दादाजी को सिंघानिया कंपनी का नया सीईओ मिल गया है, तभी तो तुम आजकल कुछ ज्यादा ही फ्री हो और मुझे देखने के लिए यहाँ आ गए। अभय की बातें सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो समझ रहा था अभय उसे ताना मार रहा था, इसलिए उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, अंडिस को, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। सुना है कुछ दिन पहले तुम पर अटैक हुआ था, वैसे कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की? अभय अंडिस को, उसी का पता लगाने के लिए मंदिर आया था, और देखो मुझ पर अटैक करवाने वाला मेरे सामने है। तो आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि उस अटैक के पीछे मेरा हाथ था, अंडिस को, अनिरुद्ध ने ये जोर जोर से हंसते हुए कहा। उसे हंसता देख रघु अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपना गन निकालकर अनिरुद्ध के ऊपर पॉइंट कर दिया। अनिरुद्ध को हंसता देख रघु अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपनी गन निकालकर उसके ऊपर पॉइंट करते हुए, अंडिस को, तेरी हिम्मत कैसे हुई बॉस के खिलाफ साजिश रचने की? ये बोलते हुए रघु ने गन चला दी। गन की आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। मंदिर में पूजा करने आए लोग, जो अभी भी इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें पूजा करने का मौका मिलेगा, अब गन की आवाज सुनकर पहले से ज्यादा डर गए और मंदिर से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन अनिरुद्ध के बॉडीगार्ड ने किसी को भी वहां से जाने नहीं दिया। रघु को अपने हाथों पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। उसने साइड में देखा तो अभय ने गन की डायरेक्शन आसमान की तरफ कर दिया था। रघु को एहसास हुआ कि अभी उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस बात का एहसास होते ही उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने नजरें नीचे करते हुए अपनी मुठिया भींच ली। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अभय से नजरें मिलाने की। अगर अभय ने उसे नहीं रोका होता तो उसने अनिरुद्ध को लगभग मार ही दिया था। अभय ने रघु को परेशान होता देख उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, अंडिस को, रिलैक्स, बस इतना ही कहा। रघु ने हाँ में सिर हिला दिया तो अभय ने अनिरुद्ध की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो रघु को ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे अपने गुस्से से जलाकर राख कर देगा। उसे देखते ही अभय के चेहरे पर एक टेडी स्माइल आ गई। जब अनिरुद्ध ने अभय के चेहरे पर स्माइल देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से अपनी गन निकाली और रघु की तरफ पॉइंट करते हुए उसने ट्रिगर पर अपनी उंगली प्रेस कर दी। एक बार फिर मंदिर में बंदूक चलने की आवाज गूंज गई। दूसरी बार गन चलने की आवाज सुनकर वहां पूजा करने आए लोग डर से कांपते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। जब अनिरुद्ध ने अभय के चेहरे पर स्माइल देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से अपनी गन निकाली और रघु की तरफ पॉइंट करते हुए उसने ट्रिगर पर अपनी उंगली प्रेस कर दी। एक बार फिर मंदिर में बंदूक चलने की आवाज गूंज गई। दूसरी बार गन चलने की आवाज सुनकर वहां पूजा करने आए लोग डर से कांपते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। अनिरुद्ध ने जैसे ही गन के ट्रिगर को प्रेस किया था वैसे ही अभय ने अपने राइट लेग से गन को हिट कर दिया। गन अनिरुद्ध के हाथ से छूटकर ऊपर की तरफ उछलकर दूर जाकर गिरी। ये देखकर अनिरुद्ध अपने आपे से बाहर हो गया। उसने अभय पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, अंडिस को, अभय, ये तूने ठीक नहीं किया। इस 2 कौड़ी के ड्राइवर के लिए तू मेरे खिलाफ गया, अपने बड़े भाई के खिलाफ। अभय को अनिरुद्ध के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अनिरुद्ध की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, अंडिस को, भाई, बड़ा भाई, ओ रियली, वैसे तुम कौन से बड़े भाई की बात कर रहे हो? शायद तुम अपनी बात कर रहे हो मिस्टर अनिरुद्ध सिंघानिया। तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, हमारे बीच भाई जैसा कोई रिश्ता नहीं है। फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, और जिसे तुम 2 कौड़ी का ड्राइवर बोल रहे हो उसकी अहमियत मेरी जिंदगी में तुमसे से लाख गुना ज्यादा है, या फिर यूं कह लो कि मेरी लेकिन में तुम्हारी अहमियत न के बराबर है। अभय की बात सुनकर अनिरुद्ध ने अपनी मुठियां गुस्से भींचते हुए कहा, अंडिस को, क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत की तूने मुझे इस 2 कौड़ी के ड्राइवर से? उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इससे आगे वो कुछ और नहीं बोलाया और जोर जोर से सांस लेने लगा। रघु को अनिरुद्ध की हालत देखकर हंसी आ रही थी। अभय ने कुछ सेकंड अनिरुद्ध को देखा, फिर उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। अनिरुद्ध गुस्से से अभय को वहां से जाता देख रहा था कि उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल आ गई। उसने जाते हुए अभय की तरफ देखते हुए अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अंडिस को, वैसे तूने बताया नहीं कि वो लड़की कौन है जो उस दिन तेरे साथ थी? कहीं वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं और आज तू उसी के साथ यहाँ मंदिर में? इतना बोलकर अनिरुद्ध रुक गया और हंसने लगा।
अनिरुद्ध की बात सुनकर रघु के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गए। उसे पता था अगर अनिरुद्ध को अविका के बारे में पता चल गया होगा तो वो अविका को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर अभय रुक गया, फिर उसकी तरफ देखकर एक सार्कास्टिक स्माइल पास करते हुए कहा अंडरस्को, अच्छा तो तुम्हें पता चल ही गया, तो फिर तुमने आगे क्या करने का सोचा है? अब तक तो तुमने उसके बारे में पता लगा भी लिया होगा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम्हें तो अपने नए प्लान को अंजाम देने के बारे में सोचना चाहिए। अभय अनिरुद्ध के रग रग से वाकिफ था। उसे देखकर अभय समझ गया था कि अभी अनिरुद्ध को सच नहीं पता है। उसने बस सच जानने के लिए उससे अविका का जिक्र किया ताकि सच का पता लगा सके। अनिरुद्ध को शक न हो इसलिए उसने उसकी बात का मजाक में लेते हुए उसका की मजाक बना दिया। अनिरुद्ध को अभय से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था ये सुनकर अभय परेशान हो जाएगा, लेकिन परेशान होना तो दूर, अभय को उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों सार्थक की बातों पर भरोसा किया। कार में गौरव नॉनस्टॉप अविका की तारीफ किए जा रहा था और अविका भी उसकी तारीफ उनकर मुस्कुराए जा रही थी। वही ड्राइविंग सीट पर बैठी श्रेया को गौरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले तो गौरव ने कार ड्राइव करने के लिए मना कर दिया था और अब नॉनस्टॉप अविका की तारीफ करके उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद अविका को याद आया कि उसने अभी तक अनिरुद्ध के बारे में पूछा भी नहीं। ये याद आते ही उसने गौरव को देखते हुए पूछा, अंडरस्को, तुम भी तो अभय के साथ ही काम करते हो ना? गौरव को समझ नहीं आया कि अविका उससे ये क्यों पूछ रही है, जबकि उसकी पता है कि वो अभय के पास ही काम करता है। उसने ज्यादा न सोचते हुए अंडरस्को, जी मैडम अंडरस्को, कहा। अविका सीरियस होते हुए आगे कहा, अंडरस्को, तब तो तुम्हें तो पता ही होगा कि अनिरुद्ध कौन है। क्या तुम मुझे अनिरुद्ध के बारे में बताओगे? क्या वो अभय का कोई दुश्मन है? अविका का सवाल सुनकर श्रेया और गौरव ने ऑकवर्ड सा फेस बनाकर एक दूसरे को देखा। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अनिरुद्ध के बारे में श्रेया को बताना चाहिए या नहीं। अभी दोनों अपनी कसमस में डूबे थे कि दोनों के कानों में अविका की धीमी और सनसनी आवाज पड़ी, अंडरस्को, क्या ऐसा हो सकता कि वो अनिरुद्ध कोई डॉन या माफिया हो और उसी ने उस दिन हम पर अटैक करवाया हो? अविका के ऐसे बोलने से दोनों ने एक साथ पीछे देखा तो अविका ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट के बीच में अपना सिर घुसाए दोनों को आंखें बड़ी बड़ी करके शक की निगाहों से देख रही थीं। अचानक से अविका को ऐसे देखकर दोनों हड़बड़ा गए। श्रेया तो तुरंत ब्रेक लगा दिया। कार हाईवे पर थी इसलिए जैसे ही श्रेया ने ब्रेक लगाया वैसे ही पीछे से आ रही कार से उनकी कार की टक्कर हो गई। ऐसा होते ही श्रेया और गौरव आगे की तरफ झुक गए। अविका ने दोनों सीट को मजबूती से पकड़ा हुआ था इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक के बाद एक गाड़ियां हॉर्न बजाते हुए पीछे रुकने लगी। हॉर्न की आवाज सुनते ही श्रेया और गौरव होश में आए और अविका की तरफ देखते हुए घबराई हुई आवाज में दोनों ने एक साथ कहा, अंडरस्को, मैडम आप ठीक तो है? आपको कहीं चोट तो? वो दोनों इतना बोलकर रुक गए और हैरानी से अविका की तरफ देखने लगे, क्योंकि अविका को इस टक्कर से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो तो आराम से बैठकर बैक मिरर से एक के बाद एक गाड़ियों को रुकते हुए देख रही थी। ये देखकर दोनों ने एक चैन की सांस ली। अगर उनकी मैडम को एक खरोच भी आई होती तो अभय उन्हें जिंदा दफना देता। कार के हॉर्न की आवाज के बीच अविका ने देखा बहुत सारे लोग अपनी कार से निकलकर उसकी कार की तरफ ही आ रहा थे। ये देखकर उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा, वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। ये बोलते हुए उसने दोनों की तरफ देखा जो उसे ही गौर से देख रहे थे। दोनों को देखते हुए अविका ने फिर से कहा, अंडरस्को, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो? जल्दी करो, सब लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। ये बोलकर वो फिर से पीछे देखने लगी। अविका को नॉर्मल देखकर दोनों ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि फिर से उसके चिल्लाने की वजह से दोनों की सांसें थम सी गई। गौरव ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए डल टोन में कहा, अंडरस्को, अगर मुझे कुछ और दिन मैडम के साथ रहना पड़ा तो पक्का मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। पता नहीं बॉस मैडम को कैसे हैंडल करते होंगे। श्रेया ने स्माइल करते हुए गौरव को देखा, फिर दोनों ने एक साथ अविका की तरफ देखा तो दोनों फिर से उसे देखकर हैरान हो गए। अविका के चेहरे पर 12 बजे हुए थे और वो डरते हुए किसी को कॉल लगा रही थी। ये देखकर गौरव ने सवालिया नजरों से देखा, श्रेया को देखा जैसे पूछ रहा हो, अंडरस्को, मैडम को क्या हुआ है और वो किसको फोन लगा रही है? श्रेया ने भी अपनी गर्दन ना में हिला दिया जैसे बोल रही हो, अंडरस्को, मुझे नहीं पता कि मैडम किसे फोन लगा रही है। दोनों अविका से कुछ पूछ पाते इससे पहले ही उनकी कार की चारों विंडो पर नोक होने लगा। दोनों ने कार के बाहर देखा तो बहुत सारे लोग कार को घेरे हुए खड़े थे। श्रेया ने बाहर देखते हुए कहा, अंडरस्को, अब क्या करे? गौरव ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके कानों में अविका की रोटेडू आवाज पड़ी। अविका की बात सुनते ही गौरव और श्रेया का चेहरा डर से पीला पड़ गया और दोनों डरते हुए अविका को देखने लगे। अभय के ऑर्डर मिलने के बाद अजय पहली बार सैनी कंपनी जा रहा था। आज उसका सैनी कंपनी के क्लाइंट और शेयर होल्डर के साथ मीटिंग थी। मनोज सैनी का असिस्टेंट अविनाश उसे पिकअप करने के लिए उसके अपार्टमेंट में आ गया था। ट्रैफिक में फंस जाने से अजय को कार में ही मीटिंग की डिटेल एक्सप्लेन करने लगता है, जिसे सुनकर अजय का सिर दर्द करने लगा था, इसलिए वो कार से निकलकर बाहर आ जाता है। तारांकन लोगों ने चारों तरफ से कार को घेर कर उसकी विंडो पर गुस्से से नोक कर रहे थे। इतने सारे लोगों को गुस्से में देखकर अविका पैनिक होने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया इसलिए वो अभय को कॉल करने लगती है। फोन रिसीव होते ही वो घबराई हुई आवाज में बोलना शुरू कर देती है, अंडरस्को, अभय, अभय तुम कहाँ हो? ये लोग
इतने भी गौरव अविका का फोन छीनकर खुद बात करने लगता है अंडरस्को, हेलो बॉस, यहाँ सब ठीक है, हेलो हेलो बॉस 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 आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जब गौरव को अभय की आवाज़ नहीं आती तो वो स्क्रीन पर देखता है तो कॉल कट चुका था। ये देखकर वो चैन की सांस लेता है। अविका के मुंह से अभय का नाम सुनकर श्रेया और गौरव का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अगर अभय को पता चल जाता कि वो दोनों इतनी लापरवाही के ड्राइव कर रहे थे और उन दोनों की वजह से अविका की ऐसी हालत हुई तो अभय उन्हें क्या पनिशमेंट देता, इस बारे में दोनों सोचना भी नहीं चाहते थे। गौरव के फोन छीनने की वजह से अविका को काफी गुस्सा आ रहा था। उसका डर मानो छू मंतर हो गया था और वो अपनी आंखें छोटी करके गौरव को नाराजगी से घूर रही थी। वही श्रेया भी गौरव को सवालिया नजरों से देख रही थी। बाहर क्या चल रहा था इससे तीनों को कोई फर्क ही भी पड़ रहा था। गौरव श्रेया को देखते हुए कहता है अंडरस्को, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। श्रेया अंडरस्को, क्या बॉस ने मैम की आवाज सुनी? गौरव अंडरस्को, पता नहीं, शायद नहीं सुनी। श्रेया अंडरस्को, हम इतने में अविका ने नाराजगी से कहा अंडरस्को, मेरा फोन दो। दोनों ने एक साथ अविका को देखा। अविका ने फिर कहा अंडरस्को, मेरा फोन दो वरना मैं तुम्हारी अभय से कंप्लेन कर दूंगी। अविका की धमकी सुनकर गौरव फोन को देखने लगा। वो अभी भी अविका को फोन देने से हिचकिचा रहा था। इस बार अविका ने श्रेया को देखते हुए कहा अंडरस्को, श्रेया इसको मेरा फोन वापस करने को बोलो। श्रेया अविका से अंडरस्को, यस मैम बोलती है। फिर वो गौरव को देखते हुए कहती है अंडरस्को, गौरव मैम का फोन रिटर्न कर दे। गौरव श्रेया से अंडरस्को, अगर मैडम ने सिर को कॉल करके बता दिया तो। श्रेया गौरव से फोन लेकर कर अविका की तरफ बढ़ाते हुए रोद्दू आवाज में कहती है अंडरस्को, मैम प्लीज आप बॉस को कुछ मत बताना वरना हमारी जॉब चली जाएगी। अविका श्रेया की रोनी सूरत देखती है तो उसे श्रेया के लिए बुरा लगता है और वो उसके हाथ से फोन वापस लेते हुए कहती है अंडरस्को, ठीक है मैं अभय को कुछ नहीं बताऊंगी। ये सुनकर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। तभी कार विंडो पर नोक होता है। तीनों एक साथ बाहर देखते हैं तो वहां ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। उसे देखकर अविका डरते हुए कहती है अंडरस्को, क्या अब हमें जेल जाना पड़ेगा? गौरव स्माइल करते हुए अंडरस्को, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए आप डरिए मत और आराम से यही बैठिए। श्रेया तू कार में ही रुक। श्रेया अंडरस्को, और कुछ ही समय में हाईवे पर गाड़ियों की लाइन लग गई थी जिस वजह से ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के साथ ही वहां पर पुलिस की जीप भी आ गई थी। गौरव कार से बाहर आता है तभी वहां अजय भी आ जाता है और सीधे गौरव के पास चला जाता है। वहां आया सब इंस्पेक्टर दोनों को पहचान जाता है और वो उनकी तरफ जाने लगता है। तारांकन अभय मंदिर से बाहर की तरफ जा रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर स्वीट हार्ट देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो फोन रिसीव करता है। अविका की घबराई हुई आवाज सुनकर उसका चेहरा डार्क हो जाता है। वो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही एक लड़का उससे आकर टकराता है और उसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। ये देखकर अभय का चेहरा किसी खूंखार जानवर से भी खत्यानक हो जाता है और वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है अंडरस्को, हू डेयर यू। इतने में वो लड़का अभय के पैरों में गिरकर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है अंडरस्को, सर सर प्लीज हेल्प अस। रघु ने अभय का एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया था इसलिए वो अभय रिएक्ट करने से पहले ही उस लड़के की बाजू पकड़कर अभय से दूर करते हुए कहता है अंडरस्को, हु आर यू एंड हाउ डिड यू डेयर टू गो क्लोज टू द बॉस, स्टे अवे फ्रॉम बॉस। वो लड़का खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अभय की तरफ देखकर कहता है अंडरस्को, सर अभय सर प्लीज हेल्प मी। अभय अपने नीचे गिरे फोन की तरफ बढ़ रहा था कि इस लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर रुक जाता है और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगता है। वो लड़का 20 से 22 साल का लग रहा था। उसके कब्दों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। रघु उस लड़के से अंडरस्को, कौन है तू और बॉस को कैसे जानता है? लड़का अंडरस्को, मैं यहाँ के डीजेपी का बेटा हूँ। मेरा नाम आरुष त्रिपाठी है। मैंने सर को पार्टी में देखा था और तभी डैड ने मुझे सर के बारे में बताया था। रघु अंडरस्को, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें बॉस से क्या हेल्प चाहिए? आरुष कोई जवाब दे पता उससे पहले ही वहां अनिरुद्ध के बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वहां अभय को देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की और वो सब अपना कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगते हैं। ये देखकर आरुष थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और सारी बातें अभय को बता देता है। आरुष की सारी बात सुनकर अभय रघु की तरफ देखता है। रघु अभय के बातों को समझते हुए बॉडीगार्ड की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहता है अंडरस्को, बॉस चाहते हैं कि तुम सब बाकी के लड़कों को छोड़ दो। ये सुनकर सभी बॉडीगार्ड एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी वह रजनीश आते हुए कहता है अंडरस्को, बाकी के लड़के बॉस के पास है और अब हम उन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं। तारांकन तारांकन कुछ समय बाद तारांकन फिर से अनिरुद्ध और अभय आमने सामने खड़े थे। अभय अंडरस्को, लड़कों को जाने दो। अनिरुद्ध टेडी स्माइल करते हुए अंडरस्को, अगर नहीं जाने दिया तो क्या कर लेगा? अभय स्माइल करते हुए अंडरस्को, मेरी बात ना मानने का अंजाम तुम अच्छे से जानते हो। अनिरुद्ध हंसते हुए अंडरस्को, तू अकेला और निहत्था मेरे सामने खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे रहा है। तुझे अंदाजा भी है अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी जान से मार सकता हूँ। अभय अंडरस्को, तुम्हें किसने कहा मैं यहाँ अकेला आया हूँ? अनिरुद्ध कंफ्यूज होकर अभय को देखता है तो अभय अपनी बात पूरी करते हुए कहता है अंडरस्को, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो, लेकिन नहीं, आपको मेरी बात समझ में कहाँ आती है। अनिरुद्ध अभय की बात समझ पाता उससे पहले ही 40 से 50 बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन लेकर मंदिर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर अनिरुद्ध और उसके बॉडीगार्ड के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। अभय अंडरस्को, रघु, लेट द 4 बॉयज रीच देयर हाउस सेफली।
रघु अंडरस्को यस सर। अभय एक नज़र अनिरुद्ध को देखता है, फिर मंदिर से बाहर जाने लगता है। उसे बाहर जाता देख चारों लड़के एक साथ बोलते हैं अंडरस्को थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गौरव अजय के साथ सैनी कंपनी चला गया था। अविका कार की पैसेंजर सीट पर बैठी थी, कार से बाहर देख रही थी, तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर अभय का नो देखकर अविका खुश होकर जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए अंडरस्को हेलो अभय। इस बार अविका की मीठी आवाज़ सुनकर अभय रिलैक्स हो जाता है। अंडरस्को तुम घर पहुंच गई? अविका अंडरस्को अभी नहीं। अभय हैंडवॉच में टाइम देखता है, अविका को गए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। अंडरस्को अभी तक तुम घर क्यों नहीं पहुंची? श्रेया और गौरव कहाँ है? अविका अंडरस्को हम ट्रैफिक में फंस गए थे, इसलिए घर नहीं पहुंचे। तुम घर कब तक आओगे? अभय अंडरस्को मुझे घर आने में टाइम लगेगा, तुम घर जाकर सबसे पहले लंच कर लेना। अविका अंडरस्को ठीक है, जल्दी आना। अभय अंडरस्को हम अविका विला आकर सबसे पहले फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाती है। चेंज करके वो लिविंग रूम में वापस आकर लंच करती है। लंच फिनिश करने के बाद उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, इसलिए वो तकरीबन 1 घंटे तक पूरे विला और गार्डन में टहलती है। जब वो काफ़ी थक जाती है तो गार्डन में लगे झूले पर बैठकर सभी को काम करता देखने लगती है। कुछ समय बाद वहाँ जैस्पर आ जाता है और दोनों गार्डन में खेलने लगते हैं। जैस्पर के साथ अविका ऐसे खुल मिल गई थी जैसे वो दोनों बचपन के साथी हो। विला में काम कर रहे सभी सर्वेंट अविका को किसी बच्चे की तरह बिहेव करता देख थोड़े हैरान और खुश दोनों थे। उन्हें हमेशा से यही लगता था कि अभय जिस किसी से शादी करेगा वो किसी अमीर परिवार की घमंडी लड़की होगी, लेकिन उनके सोच के विपरीत अविका न तो किसी अमीर परिवार से थी और न ही घमंडी थी। अविका और जैस्पर कुछ समय गार्डन में मस्ती करते हैं, फिर कमरे में चले जाते हैं। अविका टीवी ऑन करती है और दोनों आराम से बेड पर बैठकर मूवी देखने लगते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद सविता आंटी दरवाजे पर नॉक करती है। अविका मूवी देखने में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उसने दरवाजे पर हुई दस्तक पर ध्यान नहीं दिया। जैस्पर ने दरवाजे पर खड़ी सविता आंटी को देखा तो बहुत गुस्सा आया और गुस्से में जोर से गुर्राया, क्योंकि वो उसके और उसकी फ्रेंड के प्राइवेट मोमेंट में दखल दे रही थी। जैस्पर को गुस्से में देखकर सविता आंटी की डर से हालत खराब हो गई, लेकिन वो चाहकर भी वहां से जा नहीं सकती थी। जैस्पर की आवाज़ सुनते ही अविका ने उसके सिर पर सहलाते हुए कहा अंडरस्को जैस्पर मूवी देखने दो, डिस्टर्ब मत करो, शांत हो जाओ। अविका के बोलते ही जैस्पर शांत हो गया, लेकिन उसकी नज़र अभी भी दरवाजे पर टिकी हुई थी। सविता आंटी जैस्पर को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए डरी सहमी बोलती है अंडरस्को मेम साहब, मेम साहब। खुद को नज़रअंदाज होता देख जैस्पर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और गुस्से से बेड के नीचे छलांग लगा लेता है। सविता आंटी की आवाज़ सुनकर अविका गेट की तरफ देखते हुए कहती है अंडरस्को आंटी आप यहाँ कब आए और आप वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है, अंदर आइए। सविता आंटी जैस्पर को करीब आता देख बस वहां से भागने ही वाली थी कि तभी जैस्पर अविका की आवाज़ सुनकर अपनी जगह पर रुक गया। ये देखकर सविता आंटी चैन की सांस लेती है। अविका दरवाजे के पास जाते हुए अंडरस्को आंटी आप डरिए मत, जैस्पर आपको कुछ नहीं करेगा। मेम साहब ये जैस्पर बस आपको कुछ नहीं करेगा, अगर इसे मौका मिले तो ये हमें जिंदा चबा जाए। सविता आंटी को खुद में बड़बड़ता देख अविका उनसे पूछती है आंटी अंडरस्को आपने कुछ कहा? सविता आंटी अंडरस्को जी मेम साहब मेरा मतलब नहीं मेम साहब। अविका अंडरस्को आपको मुझसे कुछ काम था? सविता आंटी अंडरस्को जी मेम साहब मैं आपके लिए शाम का नाश्ता लेकर आई थी। अविका सविता आंटी को ध्यान से देखते हुए अंडरस्को क्या आप सच में मेरे लिए इवनिंग स्नैक्स लेकर आई थी? सविता आंटी अंडरस्को जी मेम साहब है बोलकर वो अपने पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। सविता आंटी समझ जाती है कि वो दोनों लड़कियां जैस्पर को कमरे में देखकर वहां से पहले ही भाग गई है। वो ऑकवर्ड स्माइल करते हुए अंडरस्को वो मेम साहब मैं आपसे पूछने आई थी कि आप शाम के नाश्ते में क्या लेंगी और आपको रात में क्या खाना है ये भी बता दीजिए। अविका कुछ देर सोचती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या खाए, इसलिए वो उनसे कहती है अंडरस्को आपका जो मन करे आप वो मेरे लिए ले आइए और डिनर में जो अभय को पसंद है मैं भी वही खा लूंगी। सविता आंटी मुस्कुराते हुए अंडरस्को जी मेम साहब कहती है, फिर वहां से चली जाती है। अविका जैस्पर की तरफ देखती है जो पहले ही जाकर बेड पर बैठ गया था, वो भी जाकर बेड पर बैठ जाती है और मूवी देखने लगती है। कुछ समय बाद सविता आंटी रंजू और आरती के साथ फिर से कमरे में आती है। सविता आंटी, रंजू और आरती के हाथ में नाश्ते की प्लेट थी जिसमें 4 तरह के जूस, साथ में कॉफी और चाय का कप, उबले हुए नूडल्स, सैंडविच, कटे हुए कई तरह के फल, चिप्स, पॉपकॉर्न, फ्रेंच फ्राई और मेवे थे। ये सब देखकर अविका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने थूक गटकते हुए कहा अंडरस्को क्या ये सब सिर्फ मेरे लिए है? सविता आंटी अंडरस्को जी मैम साहब। दरअसल सविता आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि अविका को क्या पसंद आएगा। उन्हें डर भी लग रहा था अगर उनका दिया गया इवनिंग स्नैक्स अविका को पसंद नहीं आया तो वो कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए उन्हें जो जो समझ आया वो सब अविका के लिए ले आए। अविका ने सभी खाने को देखा, जूस और फल को छोड़कर उसे सब पसंद था, लेकिन वो एक साथ सब नहीं खा सकती थी। अंडरस्को आंटी आप ये सैंडविच और काफ़ी यहाँ रख दीजिए और ये पॉपकॉर्न और मेवे भी यही रख दीजिए। एक काम करिए ये चिप्स भी यही रहने दीजिए और बाकी का खाना आप वापस ले जाइए। सविता आंटी अंडरस्को जी मेम साहब। फिर अविका के कहे अनुसार सैंडविच, कॉफ़ी, मेवे, पॉपकॉर्न और चिप्स एक ट्रे में अविका के सामने रखकर रंजू और आरती के साथ वहां से जाने लगी। आरती वहां से जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर अविका को ही देखे जा रही थी।
अविका सैंडविच खाते हुए मूवी एंजॉय करने लगी। तभी उसे याद आया उसने जैस्पर के लिए तो कुछ मंगाया ही नहीं। वो खाते हुए जैस्पर की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को जैस्पर, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मांगा दूं? जैस्पर ने धीरे से गुर्राते हुए लेफ्ट राइट सिर घुमा दिया, जैसे बोल रहा हो, अंडरस्को तुम खाओ, मुझे भूख नहीं लगी है। अविका को समझ नहीं आया जैस्पर क्या कहना चाहता है, इसलिए उसने फिर से कहा, अंडरस्को मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम बेड से नीचे उतर जाओ, मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें भी भूख लगी है। अविका अपनी बात पूरी करके सैंडविच का एक बाइट लिया। ऐसे करते हुए उसने पूरा सैंडविच खत्म कर लिया, लेकिन जैस्पर अपनी जगह से हिला भी नहीं, तो वो समझ गई कि उसे भूख नहीं लगी है और दोनों फिर से मूवी देखने लगे। मूवी खत्म होने के बाद जैस्पर वहां से चला गया और अविका पुलसाइड रूम में चली गई। रात के करीब 8 बज रहे थे। अनिरुद्ध अपने प्राइवेट विला के लिविंग रूम में बैठा एक के बाद एक सिगरेट के कश लगाए जा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। वो तकरीबन आधे घंटे से बार बार किसी को फोन लगा रहा था। अब तक उसने एक ही नो पर ऑलमोस्ट 30 से भी ज्यादा बार कॉल लगा लिया था, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद उसे हर बार एक ही जवाब सुनने को मिलता, अंडरस्को द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अनिरुद्ध अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए एक आखिरी बार नो डायल करता है। इस बार भी उसे दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अनिरुद्ध सोफे से उठते हुए टेबल से कार के जबी और अपना जैकेट हाथ में लेता है और विला से बाहर चला जाता है। 40 मिनट बाद अनिरुद्ध अपनी कार एक छोटे से घर के सामने रोककर कुछ देर घर की तरफ देखता है। रात के 9 बजने वाले थे। घर की लाइट अभी भी जल रही थी। वो फोन हाथ में लेकर कुछ देर उसी नो को देखता है। वो घर के अंदर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एक बार फिर से फोन लगाता है, लेकिन इस बार भी कोई फोन रिसीव नहीं करता। अनिरुद्ध खुद को शांत करते हुए 2 बार लंबी लंबी सांस लेता है और कार से बाहर निकलकर घर की तरफ जाने लगता है। घर के अंदर एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल के आसपास थी, वो एक 50 से 55 साल के आदमी को व्हीलचेयर से उठाकर बेड पर लिटाने में मदद कर रही थी। किचन में 50 साल की महिमा बर्तन वॉश कर रही थी और एक लड़का जिसकी उम्र 15 से 16 साल के आसपास थी, वो लिविंग रूम में बैठा मजे से टीवी देख रहा था। तभी घर की बेल बजती है तो किचन से वो महिला कहती है, अंडरस्को बिट्टू जाकर देख बेटा, दरवाजे पर कौन है। बिट्टू बैसाखी का सहारा लेकर उठते हुए कहता है, अंडरस्को हाँ माँ, जा रहा हूँ। बिट्टू बैसाखी के सहारे चलते हुए जाकर कर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर अनिरुद्ध को देखकर उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। डरते हुए उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, अंडरस्को अ आप यहाँ। अनिरुद्ध बिट्टू को देखता है जिसके पैर डर से कांप रहे थे। वो बिट्टू से कुछ बोलने जा रहा था कि तभी अंदर से फिर उसी महिला को आवाज आती है, अंडरस्को बिट्टू कौन आया है। अनिरुद्ध को देखकर बिट्टू की आवाज ही नहीं निकलती। वो महिला अपने साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए, अंडरस्को कौन आया है इतनी रात को, और ये बिट्टू भी ना, एक काम नहीं होता इस लड़के से। खुद में बड़बड़ाते हुए वो बाहर आती हुए कहती है, अंडरस्को कौन है। ये बोलते हुए वो दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजे पर अनिरुद्ध को खड़ा देख उसके चेहरे की रौनक गायब हो जाती है और उसकी जगह डर ले लेता है। अंडरस्को त त त तुम यहाँ क्यों आए हो। अनिरुद्ध घर के अंदर आते हुए, अंडरस्को आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही है, आप ही तो कहती थी ये घर मेरा भी है और मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकता हूँ। अनिरुद्ध घर के अंदर आते हुए, अंडरस्को आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही है, आप ही तो कहती थी ये घर मेरा भी है और मैं जब चाहूं तब यहाँ आ सकता हूँ। प्रतिभा जी अनिरुद्ध को अंदर आता देख पैनिक करने लगती है। उनके डरने की वजह अनिरुद्ध नहीं था, बल्कि उनके डरने की वजह अनिरुद्ध का वहां आना था। वो डर रही थी कि अगर उनके हस्बैंड को अनिरुद्ध के उनके पर आने की भनक लग गई तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। बिट्टू के पापा दीपांकर गुप्ता चल नहीं सकते थे। उनकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड था। इसके साथ ही वो हार्ट पेशेंट भी थे। दीपांकर जी अनिरुद्ध से नफरत करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका और उनके परिवार का सामना दोबारा कभी अनिरुद्ध से हो। अनिरुद्ध भी इस बात को अच्छे से समझता था, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था और यही कारण था कि वो यहाँ नहीं आना चाहता था। पर आज वो चाहकर भी खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। अनिरुद्ध लिविंग रूम में खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। आज वो यहाँ पूरे 1 साल बाद आया था, लेकिन घर की हालत पहले से भी बदतर हो गई थी। उसकी नजरें वहाँ किसी को ढूंढ रही थी। बिट्टू प्रतिभा जी करीब आकर धीरे से कहता है, अंडरस्को माँ ये यहाँ क्यों आए हैं, क्या ये यहाँ दीदी से मिलने आए हैं, क्या दीदी ने इन्हें बताया नहीं कि वो आज हमारे साथ ही रुकने वाली है। प्रतिभा जी बिट्टू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बिट्टू के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। उन्हें ये भी पता था कि अनिरुद्ध यहाँ उनकी बेटी माया को लेने आया है। उन्होंने पहले ही माया से इस बारे में पूछा था, पर माया ने उनकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। बिट्टू ने अपनी बात धीरे से कही थी, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी बात सुन ली। माया यहाँ रुकने वाले थी और उसने उसे बताया भी नहीं। अब उसे माया पर गुस्सा आने लगा। एक तो वैसे ही आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था। जिस प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए वो दोपहर को पहले इस होटल गया था, वो प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को दे दिया गया। अगर उसे ये प्रोजेक्ट मिल जाता तो वो सिंघानिया कंपनी के 5% शेयर खुद के नाम करा सकता था। ये सब दोबारा याद आते ही उसका टेम्पर हाई होने लगा। उसने खुद को शांत करते हुए अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली और एक लंबी ली। प्रतिभा जी अनिरुद्ध के बदलते एक्सप्रेशन को देख रही थी। उनकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी अनिरुद्ध से कुछ भी कहने की,
लेकिन वो ऐसे चुप भी नहीं रह सकती थी। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो अनिरुद्ध फिर आज माया को अपने साथ ले जाएगा। उनके लिए एक बात अच्छी थी कि अनिरुद्ध के आने से पहले ही माया दीपांकर जी को रूम में लेकर जा चुकी थी। अब तक तो उसने उन्हें दावा भी दे दिया होगा। प्रतिभा जी ने हिम्मत जुटाई और कहा, अंडिस्को, बिट्टू के पापा चाहते हैं कि माया कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर यही रहे। अगर तुम उसे यहाँ लेने आए हो तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम उसे आज रात यही रहने दो। प्रतिभा जी की बात सुनकर अनिरुद्ध कुछ पल शांत रहा, फिर कहा, अंडिस्को, मैं परसों एक हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं कुछ समय उसके साथ बिताना चाहता हूँ, उसके बाद वो आप लोगों के साथ यहाँ रह सकती है। उसकी बात सुनकर प्रतिभा जी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उन्हें पता था अगर अनिरुद्ध यहाँ माया को लेने आया है तो वो उसे यहाँ से बिना लिए नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने उससे आगे कुछ नहीं कहा। अनिरुद्ध ने भी उनसे एक बार नहीं पूछा माया कहाँ है। वो वही सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। माया आज 2 हफ्ते बाद घर आई थी, इस बात से बेखबर कि अनिरुद्ध उसका बाहर इंतजार कर रहा है। माया ने दीपांकर जी से तकरीबन आधे घंटे तक बात की। जब दीपांकर जी सो गए तो वो उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर कमरे से बाहर आते हुए उसने दरवाजे को धीरे से बंद कर दिया। लिविंग रूम में आते हुए माया ने कहा, अंडिस्को, माँ, अब आप भी जाकर आराम कर लो, बाकी का काम मैं कर दूंगी। माया की आवाज़ सुनते ही अनिरुद्ध सोफे से उठ गया। उसने जैसे ही माया को देखा उसे सुकून का एहसास हुआ। वही माया ने जैसे अनिरुद्ध को देखा उसके चेहरा मुरझा गया। उसने नजरें घुमाकर अपने माँ और भाई को देखा जो वहां चुपचाप खड़े थे। अनिरुद्ध माया के करीब जाने लगा। अनिरुद्ध को खुद के करीब आता देख माया होश में आई। उसने जल्दी से अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। कमरे में आते ही अनिरुद्ध ने उसे पीछे से टाइटली हग कर लिया। माया को अनिरुद्ध की बेचैनी का एहसास हो गया था। उसकी गर्म सांसें वो अपने गले पर महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। खुद को नॉर्मल करते हुए उसने एक लंबी सांस ली। फिर वो अनिरुद्ध को खुद से करते हुए बोली, अंडिस्को, अनिरुद्ध, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। माया को खुद से दूर जाता देख अनिरुद्ध ने उसे और कस कर अपनी बाहों में भर लिया। अगर उसका बस चलता तो वो उसे खुद में समा लेता और कभी उसे दूर नहीं जाने देता। माया अनिरुद्ध से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कड़क लहजे में कहा, अंडिस्को, अनिरुद्ध, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, हम अभी तुम्हारे घर पर नहीं है। मुझे पता है और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए ही आया हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाओ अंडिस्को। अनिरुद्ध ये कहते हुए अपना सिर माया के कंधे पर टिकाते हुए उसके गले पर किस कर लिया। अनिरुद्ध उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। ये सुनते ही माया के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसके मन में एक के बाद एक बातें चलने लगी। अंडिस्को, मैं अनिरुद्ध के साथ कैसे जा सकती हूँ, नहीं, मैं उसके साथ नहीं जा सकती। अगर मैं अनिरुद्ध के साथ गई तो वो मुझे एक पल के लिए भी खुद से दूर होने नहीं देगा। मैंने 2 दिन पहले ही अबॉर्शन करवाया है। ऐसे में मैं अनिरुद्ध के साथ वो सब कैसे। अंडिस्को, नहीं, मुझे कम से कम 2 हफ्ते तक अनिरुद्ध को खुद से दूर रखना होगा। मैं किसी भी हालत में अनिरुद्ध को अबॉर्शन के बारे में पता नहीं चलने दे सकती। अगर उसे पता चला मैंने फिर से अबॉर्शन करवाया है तो गुस्से से पागल हो जाएगा। मैं इसे खुद से दूर रखने के लिए पीरियड का भी बहाना नहीं बना सकती, क्योंकि इसे तो मेरे पीरियड में होने से भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूँ, कुछ सोच माया, इससे पहले ये तुझे अपने साथ ले जाए। तुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। तारांकन द रॉयल विला। रात के 10 बज गए थे। सभी सर्वेंट पहले से ही सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। अभय जैसे ही लिविंग रूम में अपने कदम रखता है उसकी नज़र सविता, आंसू और उनके ही हम उम्र की एक सर्वेंट पर जाती है जो उसी के आने का इंतजार कर रही थी। अभय दोनों से, अंडिस्को, अविका ने डिनर किया। सविता, आंटी, अंडिस्को, नहीं साहब, मेम साहब तो शाम से नीचे ही नहीं आई। मैं उन्हें बुलाने के लिए कमरे में गई थी लेकिन मैडम कमरे में नहीं थी। शायद वो पूल साइड रूम में थी और दरवाजा भी बंद था। अभय सविता आंटी की बात सुनता है और बिना जवाब दिए अपने कमरे में चला जाता है। जैसा कि सविता आंटी ने कहा था, बेडरूम में कोई नहीं था। अभय पूल साइड रूम के दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलने लगता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ये देखकर अभय की भौवें तन जाती है। अचानक से ही उसके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगते हैं और उसका दिल अविका को देखने के लिए बेचैन होने लगता है। वो ड्रेसिंग रूम में जाकर जल्दी से पूल साइड रूम की दूसरी चाबी ले आता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है गाने की तेज म्यूजिक उसके कानों में पड़ती है। अंडिस्को, डार्लिंग, हे डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। रोको ना मुझको प्यार करने दो। डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। रोको ना मुझको प्यार करने दो। बेकैफ है बहारा, बेचैन जाने यारा। बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो। डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। अभय को लगता है उसके कान के पर्दे अभी फट जाएंगे। वो फटाक से दरवाजा बंद कर देता है। अचानक से उसके सामने अविका का चेहरा आता है। उसने उसे अभी रूम में देखा था। वो फिर से दरवाजा खोल देता है और गाने के तेज म्यूजिक फिर से उसके कानों में पड़ती है। अंडिस्को, डार्लिंग, मिलना तेरा बदले खुदा रहमत हुई, रहमत हुई। हे डार्लिंग, खातिम को दिलबर तो इख्तियार करने दो। डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। रोको ना मुझको प्यार करने दो। अभय अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। ब्लैंकेट बेड से नीचे गिरा हुआ था। बेड पर चिप्स और पॉपकॉर्न के टुकड़े फैले हुए थे। उसके फाइल के पेज पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये उसी का कमरा है। इन सब के अलावा वो सबसे ज्यादा अविका को देखकर हैरान था। अविका जैसे ही अभय को देखते ही खुश होकर जोर से चिल्लाती है, अंडिस्को, अभय। बैकग्राउंड म्यूजिक अभी भी चल रहा था। अंडिस्को, डार्लिंग, छोड़ो जरा शर्माने का ये कायदा।
हे डार्लिंग, हैरत भी है, गैरत ही है, क्या फ़ायदा डार्लिंग, छोड़ो ज़रा शर्माने का ये कायदा। डार्लिंग, हैरत भी है, गैरत ही है, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। हे डार्लिंग, पब्लिक पे सनसनी एक बार करने दो डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। रोको ना मुझको प्यार करने दो, बेकैफ है बहारा, बेचैन जाने यारा। बुलबुलों को अभी इंतज़ार करने दो डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो डार्लिंग। अभय अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। ब्लैंकेट बेड से नीचे गिरा हुआ था, बेड पर चिप्स और पॉपकॉर्न के टुकड़े फैले हुए थे। उसके फाइल के पेज पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे, कबर्ड खुला हुआ था और कबर्ड से कपड़े बाहर लटके हुए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था, ये उसी का कमरा है। इन सब के अलावा वो सबसे ज्यादा हैरान अविका को देखकर था। अविका ने टॉप और ट्राउजर पहना था, उसने ऊपर से उसकी ब्लू जैकेट पहनी थी जिसके बटन खुले हुए थे। फाइल के पेजेस को फोल्ड करके उसने माइक बना लिया था और जोर जोर से गाना गाते हुए बेड पर कूद रही थी। डांस कर रही थी। अभय को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे सभी चीजें सीरीज में चाहिए होती थी, लेकिन अब उसकी लाइफ बदल चुकी थी। अब उसे खुद से पहले अविका के बारे में सोचना था। अपनी बीवी और अविका को देखते हुए उसके मन में बस एक ही बात आई, अंडरस्को, ये लड़की सच में पागल है। लेकिन इसे हुआ क्या है, आज ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। ऊपर से ये सॉन्ग, ये सब सोचते हुए साउंड सिस्टम की तरफ जाते हुए म्यूजिक कर देता है। गाना बंद होते ही कमरे का माहौल शांत हो जाता है और दुनिया में बिजी अविका रियल दुनिया में वापस आ जाती है। अविका अभय को देखते ही खुश होते हुए पेपर माइक को नीचे फेंक देती है। वो बेड से नीचे कूदते हुए जोर से उसका नाम पुकारती है, अंडरस्को, अभय। आराम से अंडरस्को। अविका को खुदता देख उसके मुंह से अपने आप निकलता है। वो उसके के करीब जाने लगता है। अविका उसके पास आते हुए, अंडरस्को, तुम आ गए। अभय अंडरस्को, हम अंडरस्को कहता है और उसको ध्यान से देखने लगता है। अविका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल दी, लेकिन आंखों में एक अलग सा ही नशा था। अविका अभय का हाथ पकड़कर झुलाते हुए बड़ी ही मासूमियत के साथ कहती है, अंडरस्को, तुम इतनी देर से क्यों आए। तुम्हें पता है ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया था और खुल भी नहीं रहा था। मेरा फोन भी बाहर वाले रूम में था। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं बालकनी में चली गई, पर वहां भी मुझे कोई नहीं दिखा। अभय उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। इसके अलावा कुछ और भी था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। अविका अंडरस्को, तुम्हें पता है आज मैं कितना रोई। देखो मेरी आंखें भी रो रो कर सूज गई है। रोते रोते मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। अभय अविका के गालों को सहलाते हुए, अंडरस्को, आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो। सॉरी तो उस दरवाजे को मुझसे बोलना चाहिए, वो ही जानबूझकर बंद हुआ था, अंडरस्को, अविका ने दरवाजे को गुस्से से घूरते हुए कहा। अविका की बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्को, तुमने सही कहा, उसे तुम्हें जरूर सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन वो तो बोल ही नहीं सकता, तो वो तुम्हें सॉरी कैसे बोलेगा। अविका सोचते हुए, अंडरस्को, हम मम्मा, उसके पास तो मुंह ही नहीं है, इसका मतलब वो मुझे सॉरी नहीं बोल सकता, इसलिए मैं उसे पनिशमेंट दूंगी। अभय अंडरस्को, पनिशमेंट। अविका अंडरस्को, हम अभय अंडरस्को, तो क्या पनिशमेंट दोगी तुम उसे। अविका सोचते हुए, अंडरस्को, मैं उसे मारूंगी, बहुत मारूंगी। अभय अविका की नाक खींचते गए, अंडरस्को, अच्छा तो कैसे मरोगी उसे। अविका अंडरस्को, मैं उसे डंडे से मारूंगी। अभय अंडरस्को, तो तुम उसे डंडे से मरोगी। तुम्हें नहीं लगता अगर वो तुमसे नाराज हो गया और बदला लेने के लिए फिर से तुम्हें इसी कमरे में बंद कर दिया, तब क्या होगा, क्या तब भी तुम उसे डंडे से मरोगी। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अभय तुम ही बताओ ना अब मैं क्या करूँ। अंडरस्को, अविका ने बड़ी मरूमियत से कहा। तो अभय ने वैसे ही जवाब दिया, अंडरस्को, एक काम करो, तुम यहाँ बैठकर सोचो कि उसे क्या पनिशमेंट देना है, तब तक मैं चेंज करके आता हूँ। अभय उसे बेड पर बिठाकर वॉशरूम में चला गया। कुछ मिनट बाद जब वो फ्रेश कमरे में आया, उसकी नज़र बेड पर बैठी अविका पर गई जो बड़ी सीरियस होकर कुछ सोच रही थी। अभय अविका के पास जाने की बजाय पूरे कमरे में कुछ ढूंढने लगा। जब उसे कमरे में कुछ नहीं मिला तो वो पूल की तरफ चला गया। अभय की नज़र पूल के पास लगे फर्नीचर पर गई, जहां 2 रेड वाइन की बोतलें रखी थी। उसने पास जाकर देखा तो एक बोतल पूरी खाली थी और दूसरी बोतल आधी भरी थी। उसने दोनों बोतल उठाकर डस्टबिन में डालकर रूम में आ गया। उसको देखते ही अविका उसके पास गई और खुश होते हुए बोली, अंडरस्को, अभय, मैंने सोच लिया, हम इस दरवाजे को कल निकाल देंगे और इसकी जगह दूसरा दरवाजा ले आएंगे। ठीक है अंडरस्को, अभय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। तो अविका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अभय के हाथों को झुलाते हुए कहा, अंडरस्को, क्या तुम उदास हो। अभय अंडरस्को, नहीं। अविका अंडरस्को, अच्छा तो फिर चलो। अभय अंडरस्को, कहा, डिनर करने बुद्धू, इतनी रात को हम और कहाँ जाएंगे। अंडरस्को, अविका ने अभय के दोनों गालों को खींचते हुए कहा और जोर जोर से हंसने लगी। अभय उसकी मुस्कुराहट को देखता ही रह गया। अंडरस्को, रिश्तों की है ये दुनिया हमारी, सबसे प्यारी है ये हंसी तुम्हारी, नहीं मंजूर है आंसू आंखों में तुम्हारी, खुश हो जाते हम दिखने पे मुस्कान तुम्हारी। अविका अंडरस्को, अभय क्या सोच रहे हो, जल्दी चलो मुझे भूख लगी है। अभय ने अविका का हाथ पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ चलो। अविका ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अंडरस्को, ऐसे नहीं। अभय अंडरस्को, ऐसे नहीं तो फिर कैसे।
अविका ने बेड पर चढ़ते हुए कहा, अंडिस्को अभी बताती हूँ, यहाँ आओ। अभय समझ गया अविका क्या करने की सोच रही है। वो स्माइल करते हुए उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठकर रूम से बाहर जाने लगा तो अविका ने नाराज होते हुए कहा, अंडिस्को अभय मुझे ऐसे नीचे नहीं जाना, मुझे तुम्हारी पीठ पर बैठकर नीचे जाना है। अभय, अंडिस्को मैं तुम्हें फिर कभी पीठ पर फिर कभी बिठा लूंगा। अविका, अंडिस्को नहीं नहीं, तुम्हें अभी तुम्हारी पीठ पर बैठना है। अविका, बच्चों जिद नहीं करते। अंडिस्को, अभय ने कहा तो अविका ने रोनी रुरत बना ली और कहा, अंडिस्को तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इतना बोलकर वो रोने लगती है। उसे फिर से रोता देख अभय को समझ नहीं आता वो क्या करे, इसलिए वो तुरंत ही उसे नीचे उतार देता है। अविका रोते हुए कमरे में भाग जाती है। अब अभय को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि क्यों उसने उसे गोद में उठाया। अभय जब कमरे में आता है तो अविका हाथ में पिलो लिए सिसलियाँ ले रही थी। अभय एक गहरी सांस लेता है और जाकर उसके बगल में बैठते हुए बड़े प्यार से कहता है, अंडिस्को अविका। अविका उससे मुंह फेर लेती है। अभय उसका चेहरा खुद की तरफ घुमाते हुए, अंडिस्को तुम्हें पीठ पर बैठना था ना, चलो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलता हूँ। अविका अभय को देखती है तो अभय उसे एक प्यारी सी स्माइल पास कर देता है। उसे लगता है शायद वो मान गई है। उसके उलट अविका कहती है, अंडिस्को अब मुझे तुम्हारी पीठ पर नहीं बैठना और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। इतना कहकर वो फिर अपना मुंह फेर लेती है। अभय, अंडिस्को लेकिन क्यों, तुम्हें मुझसे बात क्यों नहीं करनी। अविका, अंडिस्को क्योंकि तुम मेरी कोई बात नहीं मानते और ना ही मुझसे प्यार करते हो। अभय खुद में बड़बड़ाते हुए, अंडिस्को ये लड़की एक दिन मुझे अपनी तरह पागल बनाकर छोड़ेगी। अविका अपनी तीखी नजरों से अभय को देखते हुए, अंडिस्को क्या कहा तुमने। अभय मासूम बनते हुए, अंडिस्को मैंने क्या कहा, हाँ याद आया, मैं बोल रहा था तुम मुझसे बाद में नाराज हो लेना, पहले तुम डिनर कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी। अविका अपने पेट पर हाथ रखते हुए, अंडिस्को हाँ भूख तो लगी है, लेकिन मैं तो तुमसे नाराज हूं ना, तो फिर मैं तुम्हारे साथ डिनर कैसे कर सकती हूँ, इसलिए हम अलग अलग डिनर करेंगे और अलग अलग सोएंगे भी। तुम अंदर वाले रूम में सो जाना और मैं यही सोऊंगी। अगर मैं अंदर सोई और दरवाजा फिर से बंद हो गया तो मुझे फिर से बीटरूट जूस, चुकंदर का रस पीना पड़ेगा। कितना कड़वा होता है बीटरूट का जूस। अभय, अंडिस्को बीटरूट जूस। अविका, अंडिस्को हाँ वो जो तुमने अपनी स्टडी टेबल के पास 2 बोतलें रखी थी बीट जूस की, मुझे न उसमें से थोड़ा थोड़ा अंगूर का भी टेस्ट आ रहा था, क्या तुमने उसमें अंगूर का रस भी मिला था। अभय खुद से, अंडिस्को तो इसने रेड वाइन की एक बॉटल बीटरूट जूस समझ कर पिया था, मतलब ये लड़की सच में पागल है, क्या इसने कभी बीटरूट नहीं खाया है। अंडिस्को तुमने कब पिया था। अविका याद करते हुए, अंडिस्को मैंने कब पिया था, क्या तुम मुझसे टाइम पूछ रहे हो। अविका याद करते हुए कहती है, अंडिस्को मैंने जूस कब पिया था, क्या तुम मुझसे टाइम पूछ रहे हो। अभय, अंडिस्को हम्म कब पिया था। अविका, अंडिस्को वही तो सोच रही हूँ, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। मैंने 4 बजे तक मूवी देखी, फिर जैस्पर से थोड़ी बात की, तब शायद 4 बज रहा था, फिर मैं फ़ोन चार्ज लगाकर दूसरे रूम में चली गई। अरे मेरा फ़ोन, मैंने उसे चार्ज लगाया था, अब तक तो वो चार्ज हो गया होगा। ये बोलकर अविका फ़ोन लेने के लिए बेड से उतर गए। अभय में बिजी होता देख याद दिलाते हुए कहता है, अंडिस्को अविका चलो डिनर कर लो। अविका, अंडिस्को आ रही हूँ। अभय कुछ सेकंड रुका और खुद उसके पास चला गया। स्क्रीन को देखती ही अभय का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अंडिस्को ये लड़की मुझे इंतजार करा के इस शुभम से बात कर रही। अंडिस्को चैट बॉक्स पर शुभम का नाम देखकर अभय खुद में बड़बड़ाया। उसने अविका का चेहरा देखा जो सीरियस होकर मैसेज आने के वेट करती। मैसेज पढ़ते ही उसका चेहरे पर स्माइल आ जाती। वो स्माइल करते हुए मैसेज टाइप करके सेंड करती और फिर से सीरियस होकर दूसरे साइड से मैसेज आने का वेट करती। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे ही बीत गया। अविका ने एक बार भी अभय की तरफ नहीं देखा तो अभय को गुस्सा आने लगा। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, अंडिस्को अविका 11 बज गए हैं, चलो डिनर कर लो। बस 2 मिनट रुक जाओ अंडिस्को, अविका ने मैसेज टाइप करते हुए कहा। अभय 2 मिनट रुका, फिर उसको देखते हुए 2 बार अपना सिर न में हिलाया और नीचे चला गया। कुछ समय बाद अविका को अपना सिर घूमता सा महसूस हुआ। उसने टेबल पर फोन रखते हुए कहा, अंडिस्को अभय मुझे चक्कर आ रहा है। जब उसे अभय की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसने कमरे में चारों तरफ अभय को देखा और समझ गई अभय उसे छोड़कर चला गया है। वो नाराजगी से बोली, अंडिस्को क्या वो मुझे अकेले छोड़कर चला गया। चला गया तो चला गया, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। मैं तो उससे नाराज हूँ ना, जब तक वो मुझे नहीं मनाएगा तब तक मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। स्मर्क स्मर्क बड़बड़ाते हुए नीचे लिविंग रूम में जाने लगी। सीढ़ियों से उतरते हुए अविका ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उसे एक की जगह 2 सीढ़ियां नजर आने लगी। बार बार पलके झपकाते के बाद भी उसे सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। अभय सीढ़ियों के पास ही टहलते हुए फोन पर बात कर रहा था। अविका को देखते ही उसे मालूम चल गया कि अब वो पूरी तरह से नशे की आगोश में आ चुकी है। उसने फोन रखा और उसके पास जाने लगा। अविका ने आंखें मसलते हुए उसे देखकर नशे में कहा, अंडिस्को तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे अकेले छोड़कर आ गए, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अभय ने कुछ नहीं कहा और उसके बाजुओं को पकड़कर उसके साथ नीचे जाने लगा। डाइनिंग टेबल के पास आते ही अविका चेयर पर बैठ गई। अभय भी उसके साइड में बैठने जा रहा था। तभी अविका ने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहा, अंडिस्को यहाँ नहीं, तुम यहाँ भी बैठ सकते, ये सब मेरा एरिया है और जब तक मैं तुमसे नाराज हूँ तब तक तुम मेरे साइड नहीं बैठ सकते। ये सब बोलते हुए अविका की आवाज़ लड़खड़ा रही थी।
अभय ने आंखी चोटी करके अविका को देखा और बिना कुछ कहे जाकर दूसरी साइड उसी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसे पता था अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो अविका के मोटे मोटे आंसू गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसकी वजह से उसकी बीवी की आंखों में आंसू आए, ये उसे कतई मंजूर नहीं था। सविता आंटी और उनके साथ खड़ी सर्वेंट ये सब देखकर हैरान थी। दूसरी सर्वेंट ने सविता आंटी से कहा, अंडस्को, क्या मैडम ने आज कुछ उल्टा सीधा खा लिया था? इन्हें देख के तो लग रहा है इन्होंने पक्का कोई नशीली चीज़ ही खाई होंगी। एस। अभय साहब ने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे और तुम्हें नौकरी से भी निकल देंगे अंडस्को, सविता आंटी ने दूसरी सर्वेंट को आंखें दिखाते हुए कहा तो वो सर्वेंट चुप हो गई। नाश्ता सर्व करके सविता आंटी दूसरी सर्वेंट के साथ डाइनिंग टेबल से थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। डिनर देखते ही अविका का चेहरा गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो गया और उसका गुस्सा होना लाजमी भी था क्योंकि अभय के सामने कई तरह के टेस्टी डिशेज रखी हुई थी, वही उसके सामने नींबू पानी, दही और प्लेट में सिर्फ 2 तरह की डिश थी। अविका तीखी नज़रों से कभी अभय को देखती तो कभी उसके खाने की प्लेट को। वो बात अलग थी कि उसे अपनी आंखें भी नहीं खोली जा रही थी, उसे लग रहा था अभय ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है। अभय को पता था अविका उसे ही घूर रही है, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए डिनर करने लगा। अविका ने सामने रखी प्लेट को दूर करते हुए कहा, अंडस्को, मुझे ये नहीं खाना। अभय मासूम बनते हुए, अंडस्को, कुछ कहा तुमने? इस बार अविका जोर से बोलती है, अंडस्को, मुझे ये खाना नहीं खाना। अभय, अंडस्को, क्यों नहीं खाना? तुम्हें यही खाना पड़ेगा। अविका ने सविता आंटी से अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, अंडस्को, आंटी मुझे ये नहीं खाना, आप मुझे भी वही खाना दो जो अभय को दिया है। उसकी बात सुनकर सविता का दिल पिघल गया। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से अभय को देखा। अभय ने कोल्डली कहा, अंडस्को, आंटी, बहुत रात हो गई, मुझे लगता है अब आप दोनों को जाकर सो जाना चाहिए। सविता आंटी के पास अभय की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने अंडस्को, जी साहब, अंडस्को कहा और वहां से चली गई। अब अविका को और गुस्सा आ गया। उसने बच्चों की तरह चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, अभय, मुझे ये नहीं खाना, मुझे अपना खाना दो। अभय, अंडस्को, अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? अविका, अंडस्को, मैं नहीं चिल्ला रही, मैं बस बोल रही हूँ कि मुझे ये नहीं खाना। अभय, अंडस्को, अविका जिद मत करो, मेरी बात मानो और जल्दी से ये खाना फिनिश करो। अविका गुस्से से स्पून को टेबल पर पटकते हुए कहती है, अंडस्को, मुझे पता है अब तुम मुझे पसंद नहीं करते और तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो ताकि तुम्हें मुझे मनाना ना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। मैं तुमसे 1 हफ्ते तक नाराज रहूंगी और बात भी नहीं करूंगी। अभय एक बाइट लेते हुए, अंडस्को, तो तुम मुझसे पूरे 1 हफ्ते तक नाराज रहने वाली हो? अविका, अंडस्को, हाँ। अभय, अंडस्को, ओके के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक तुम मुझसे नाराज रहोगी तब तक तुम्हें यही सब खाना पड़ेगा जो अभी तुम्हारी प्लेट में है। खाना सुनते ही अविका ने अपनी प्लेट को देखा, फिर अभय की प्लेट को। अभय बातें करते हुए खाना भी खा रहा था, उसने अभी तक एक पूरी डिश खत्म भी कर दिया था। ये देखकर अविका अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। खड़े होते ही उसे चक्कर आने लगे और उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे देखते ही अभय चेयर से उठकर उसके पास आकर कहा, अंडस्को, तुम ठीक हो? अविका अभय के गले लगकर रोते हुए, अंडस्को, अभय, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधी हो गई, अब मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। तुम ये पी लो, तुम्हें सब दिखाई देने लगेगा अंडस्को। अभय ने टेबल से नींबू पानी का ग्लास उठाकर अविका के मुंह के करीब करते हुए कहा। अविका, अंडस्को, ये क्या है? अभय, अंडस्को, ये टॉनिक है, इसे पीते ही तुम्हें दिखने लगेगा। अविका, अंडस्को, क्या सच में इसे पीने के बाद मुझे सब दिखने लगेगा? अभय, अंडस्को, हाँ, चलो अब जल्दी से इसे पी लो। अविका ने आधा ग्लास नींबू पानी पीकर कहा, अंडस्को, ये तो खट्टा है, टॉनिक खट्टी नहीं होती है। अभय, अंडस्को, ये अलग तरह की टॉनिक है जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाई है। अविका पलके झपकाते हुए, अंडस्को, मेरे लिए? अभय, अंडस्को, हाँ। अविका हल्का सा मुस्कुराते हुए, अंडस्को, टॉनिक असर कर रहा है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने भी लगा है। अभय, अंडस्को, पूरी ग्लास पी लो, सब अच्छे से दिखने लगेगा। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी ग्लास फिनिश्ड कर दी। अभय ने ग्लास को टेबल पेट रखते हुए कहा, अंडस्को, चलो अब डिनर कर लो। अविका अभय के गले लगते हुए, अंडस्को, अभय, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे तुम्हारा वाला खाना खाना है, प्लीज तुम मुझे अपना खाना खाने दो। अभय अब और बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अविका की बात मान ली और उसे लाकर चेयर पर बैठ गया। अविका अभय की गोद में बैठकर खाना खाने लगी। कुछ बाइट लेने के बाद उसने अभय की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तुम नहीं खाओगे? अभय, अंडस्को, तुम खिलाओगी मुझे? अविका आंखें ब्लिंक करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो अभय ने कहा, अंडस्को, फिर खिलाओ मुझे। अविका ने मुस्कुराते हुए अभय के होठों के आगे स्पून कर दिया। अब वो खुद भी खाती और अभय को भी खिलाती। तारांकन माया के घर पर तारांकन माया चाहकर भी अनिरुद्ध के साथ नहीं जा सकती थी। वो इसी बात को लेकर पिछले आधे घंटे से अनिरुद्ध को मानने की कोशिश कर रही थी। माया, अंडस्को, अनिरुद्ध, प्लीज तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अनिरुद्ध माया को पीछे से हक किए हुए, अंडस्को, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं बस तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। माया, अंडस्को, हम बाद में भी तो एक साथ टाइम स्पेंड कर रखते हैं। अनिरुद्ध माया के कानों को चूमते हुए, अंडस्को, मैं कल इंडिया से बाहर जा रहा हूँ और मुझे आने में 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय लग सकता है, इसलिए मेरी जान, मैं बस तुम्हारे साथ कुछ हसीन पल बिताना चाहता हूँ जिसके सहारे मैं ये 2 हफ्ते बीता सकूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ?
माया एक कड़वी स्माइल करते हुए अंडरस्को, तुम इसलिए मेरे पास आए हो क्योंकि तुम इंडिया से बाहर जा रहे हो। मुझे तो ये बात पहले समझ में क्यों नहीं आई कि तुम मेरे पास तभी आते हो जब तुम्हें मेरी शरीर की जरूरत होती है। आखिरकार मैं तुम्हारे लिए हूँ ही कौन, एक मिस्ट्रेस ही ना, और मेरा काम ही है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना और तुम्हें सेटिस्फाई करना। देखो ना कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, तुम्हारी इतनी सी बात मुझे समझ में नहीं आई। खैर अब जब मैं सब समझ चुकी हूँ तो चलो फिर चलते हैं। माया की बात सुनते ही अनिरुद्ध की पकड़ उसके ऊपर ढीली पड़ गई। अब तक जो प्यार और सुकून उसके चेहरे पर नजर आ रहा था, वहां पर अब गुस्से की लकीरें उभरने लगी थी। माया को भी अंदाजा हो गया कि उसने अभी कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं कहा था। अनिरुद्ध को खुद से दूर रखने के लिए उसे ये सब कहना पड़ा। वो खुद को नॉर्मल करते अनिरुद्ध से दूर हुई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अनिरुद्ध की तरफ देखने की, इसलिए उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली अंडस्को, अरे अब चलो भी, मुझे सुबह जल्दी उठकर हॉस्पिटल भी जाना है। दरवाजे के पास आते ही अनिरुद्ध ने माया का हाथ जोर से झटकते हुए दीवार से लगा दिया। दरवाजे के पास आते ही अनिरुद्ध ने माया का हाथ जोर से झटककर एंग्री गुस्से से उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए उसे दीवार से लगा देता है। माया अनिरुद्ध की आंखों में देखती है जो इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी है। गुस्से से उसकी बॉडी कांप रही थी। वो समझ गई कि उसने सोए हुए शैतान को जगा दिया है। उसने अनिरुद्ध को इतने गुस्से में 1 साल पहले देखा था जब उसने पहली बार उसको बिना बताए अबॉर्शन कराया था। अनिरुद्ध को जैसे ही उसके अबॉर्शन की बात पता चली थी, वो लगभग पागल ही हो गया था। उसे लगने लगा था अब माया उसे नहीं चाहती और इसीलिए उनके उसके बच्चे को मार दिया। इसी डर में उसने उसे अपने कमरे में 2 महीने तक बंद रखा था। आज फिर अनिरुद्ध को देखकर उसे उसके पहले का बिहेवियर याद आ गया। माया खुद से अंडस्को, ओ गॉड, मैंने ऐसा क्यों किया, कहीं ये फिर मुझे अपने कमरे में बंद न कर दे। नहीं, मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे इसे शांत करना होगा। ये सोचते हुए उसने अपनी पलकें ऊपर करके अनिरुद्ध की तरफ देखा और हैरान रह गई। अनिरुद्ध अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। माया ने हिम्मत जुटाई और कहा अंडस्को, अनिरुद्ध तुम ठीक हो। अनिरुद्ध ने आंखें खोली और अपने सामने खड़ी माया को देखा। उसके आंखों में आंसू के साथ दर्द और पछतावा साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर माया के भी आंखों में आंसू आ गए। अनिरुद्ध तुम ठीक हो, आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। तुम तो बस मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते और मैं वो सब बोल गई। सब मेरी गलती है, आई एम सॉरी। मैं फिर कभी वो सब नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब बोलते हुए माया अनिरुद्ध के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। अनिरुद्ध ने माया के सिर को सहलाते हुए कहा अंडस्को, तुम जानती हो ना, अगर तुम्हारे बारे में कोई कुछ गलत बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी तुमने खुद के लिए वो सब कहा। माया सिसकियां लेते हुए कहती है अंडस्को, आई एम सॉरी, मैं फिर कभी खुद के लिए वो सब नहीं बोलूंगी। अनिरुद्ध अंडस्को, हम माया अनिरुद्ध से अलग होता हुए अंडस्को, लेकिन मैं अभी वो सब नहीं करना चाहती। अनिरुद्ध उसे फिर से गले लगाते हुए अंडस्को, क्या तुम पागल हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं हर वक्त तुम्हारे साथ वो सब ही करना चाहता हूँ। माया मासूमियत से बोली अंडस्को, तुमने ही तो कहा कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। अनिरुद्ध बोला अंडस्को, बेवकूफ़ लड़की, क्या टाइम स्पेंड करने का मतलब सिर्फ वो सब ही करना होता है। माया अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए बोली अंडस्को, इसका मतलब तुम मेरे साथ वो सब नहीं करने वाले हो। अनिरुद्ध ने कहा अंडस्को, नहीं, मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाने आया था ताकि तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकूं। मैंने सोचा था आज हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और एक साथ तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे। अनिरुद्ध माया को चिढ़ाते हुए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ वो सब ही चलता रहता है। अगर तुम वो सब करना चाहती हो तो हम वो सब भी कर, तुम्हारा क्या ख्याल है। माया बोली अंडस्को, तारांकन तारांकन नहीं तारांकन तारांकन। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला अंडस्को, ओ एच के, मैं बस मजाक कर रहा था। माया ने कहा अंडस्को, हम माया को कोई कुछ कहे ये अनिरुद्ध को बर्दाश्त नहीं होता था। आज माया ने खुद को उसकी मिस्ट्रेस कहा तो उसका पारा चढ़ गया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो उसकी जान ही ले लेता। कुछ समय बाद दोनों बेड पर एक दूसरे की बाहों में लेटे थे। दोनों की ही आंखी में नींद नहीं थी। माया बोली अंडस्को, अनिरुद्ध बोला अंडस्को, हम माया ने कहा अंडस्को, क्या हम दोनों की कभी शादी होगी, क्या हम कभी एक हो पाएंगे, क्या हमारी जिंदगी कभी एक नॉर्मल कपल की तरह हो पाएगी या फिर हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएंगी। अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर कुछ पल रुका, फिर कहा अंडस्को, मैं तुमसे जल्द ही शादी करूंगा और जुलाई ही हम एक नॉर्मल कपल की तरह साथ में रह सकेंगे। तुम अभी इस बारे में ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। माया जानती थी वो दोनों कभी एक लीगल रिश्ते में नहीं बन पाएंगे, पर कहीं न कहीं अनिरुद्ध की बातें उसे एक उम्मीद देती थी। उसने अनिरुद्ध को हक कहा अंडस्को, हम और उसकी बाहों में सिमट कर सो गई। वही अनिरुद्ध की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। उसके जहन में अभी भी माया की बातें घूम रही थी। अनिरुद्ध, क्या हम कभी एक हो पाएंगे। माया को अपनी बाहों में सोता देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। माया के सिर को सहलाते हुए उसके माथे को चूमते हुए कहता है अंडस्को, हम जरूर एक होंगे, बस कुछ समय और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अनिरुद्ध अभी ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने टेबल से फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर शंकर नाम फ्लैश हो रहा था। शंकर अनिरुद्ध का खास आदमी है, वो बिना वजह कभी उसे कॉल नहीं करता। अगर उसने उसे इतनी रात को कॉल किया है तो इसका मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी।
अनिरुद्ध धीरे से माया को खुद से अलग करके अच्छे से लिटाकर ब्लैंकेट उड़ा देता है। कमरे में कोई बालकनी न होने के कारण वो फोन रिसीव करने के लिए लिविंग रूम में आ जाता है। अनिरुद्ध अंडरस्को आई होप तुमने बिना वजह के मुझे इतनी रात को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। शंकर ने कहा अंडरस्को जी बॉस। अनिरुद्ध बोला अंडरस्को बोलो क्या बात है। शंकर ने कहा अंडरस्को बॉस मनोज सैनी को आपके यहाँ होने की खबर मिल गई है। उसने आपको मारने के लिए कुछ गुंडे भेजे हैं जो अभी माया मैडम के घर के बाहर खड़े होकर अंडा आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अनिरुद्ध बोला अंडरस्को सार्थक कहा है। शंकर ने कहा अंडरस्को वो अभी भी अभय सिंघानिया के कब्जे में है। अनिरुद्ध हंसते हुए बोला अंडरस्को इसका एक ही मतलब है जरूर अभय ने हो मनोज सैनी को मुझे मारने के लिए भेजा है। शंकर ने कहा अंडरस्को अब आगे क्या करना है बॉस। अनिरुद्ध खिड़की के पास जाते हुए बोली अंडरस्को सभी को खत्म कर दो। शंकर ने कहा अंडरस्को ओके के बॉस। अनिरुद्ध बोला अंडरस्को ध्यान से इस कॉलोनी के किसी भी इंसान को किसी भी बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। शंकर बोला अंडरस्को बॉस मनोज सैनी उसका क्या करना है। अनिरुद्ध सिगरेट जलाते हुए कहता है अंडरस्को उसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कल की न्यूज़ देखकर वो खुद ही मर जाएगा। शंकर ने कहा अंडरस्को ओके के ऊक बॉस। अनिरुद्ध फोन रखकर सिगरेट पीते हुए विंडो से बाहर देखने लगता है। बाहर हल्की रोशनी में उसे कुछ लोग दिखते हैं और कुछ ही पल में वो सब गायब हो जाते हैं। शंकर के आदमियों ने पहले मनोज सैनी के भेजे गुंडों को बेहोश किया फिर उन्हें वहां से ले गए। शंकर के बॉडीगार्ड चाहते तो उन गुंडों को वही मार देते लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अनिरुद्ध कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि फिर से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी पर तारांकन हेलकैट तारांकन नाम देखते ही अनिरुद्ध का चेहरा सख्त हो गया। उसे कुछ समय पहले कही माया की बात याद आ गई। अंडरस्को अनिरुद्ध क्या हम कभी एक हो पाएंगे। रचना श्रीवास्तव ये वही लड़की है जिसने अनिरुद्ध को माया से दूर करके की जिंदगी तबाह कर दी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। अनिरुद्ध ने कहा अंडरस्को रचना श्रीवास्तव तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके ठीक नहीं किया। बस कुछ महीने और जी लो अपनी जिंदगी क्योंकि उसके बाद जीना तो दूर मैं तुम्हें मरने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अब तक अनिरुद्ध की आंखें खतरनाक हो गई थी। अगर इस वक्त रचना उसके सामने होती तो वो उसे अपनी खतरनाक नजरों से ही जलाकर राख कर देता। उसने फोन साइलेंट किया और कमरे में वापस आकर माया को अपनी बाहों में लेकर सो गया। तारांकन द रॉयल विला मी तारांकन रात के करीब 2 बज रहे थे। अभय अविका एक साथ सो रहे थे। अचानक से अभय को अविका की रोने और बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है। अंडरस्को पापा पापा नहीं मम्मा मम्मा। अभय की नींद कच्ची थी। थोड़ी सी आहट होने से ही उसकी नींद खुल जाती थी और आज भी वैसा ही हुआ। उठते ही उसने सबसे पहले साइड लैंप ऑन किया और फिर अविका को देखा। अविका को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अविका पसीने से तरबह हो गई थी। उसकी आंखें भले ही बंद थी लेकिन उसके चेहरे डर और दर्द साफ नजर आ रहा था। इन सबके बीच वो बार बार एक ही लाइन दोहराए जा रही थी अंडरस्को पापा पापा नहीं मम्मा 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 को मत मारो मम्मा को मत मारो पापा पापा नहीं मम्मा मम्मा अंडरस्को। और कुछ ही देर में अविका की बंद आंखों से आंसू भी गिरने लगे। अभय जल्दी से अविका को अपनी बाहों में लेकर उसके गालों को थपथपाते हुए अंडरस्को अविका 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 उठो अविका अविका। लेकिन अविका नहीं उठती। अभय साइड टेबल पर देखता है तो ग्लास खाली थी। वो अविका को अपने बाहों में उठकर सोफे के पास ले आता है और जग से पानी निकालकर अविका के चेहरे पर पानी की छींटे मारते हुए अंडरस्को अविका अविका उठो अविका उठो अविका। अविका फिर भी नहीं उठती लेकिन अब वो शांत हो जाती है। उसे शांत होता देख अभय भी रिलैक्स हो जाता है। 2 मिनट बाद वो अविका को लाकर बेड पर लिटाता है और खुद भी सो जाता है। रात के करीब 4 बजे उसे फिर से अविका के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अभय फिर से उठकर सबसे पहले साइड लैंप ऑन करता है और जैसे ही अविका को देखता है हैरान रह जाता है। रात के करीब 4 बजे अभय को फिर से अविका के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर से उठकर सबसे पहले साइड लैंप ऑन करता है और जैसे ही अविका को देखता है उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। अविका की आंखें बंद थी और उसके आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो सिकुड़कर सोए हुए अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। शायद नशे में सोने की वजह से उसे अपनी आंखें खोली नहीं जा रही थी। अंडरस्को क्या अविका कोई बुरा सपना देख रही है या फिर इसके पेट में दर्द। इस लड़की को मैंने मना किया था हैवी डिनर करने को लेकिन इसे मेरी बात समझ कहाँ आती है। अंडरस्को ये बोलते हुए अभय उसके हाथों को उसके पेट से हटाकर खुद धीरे धीरे उसके पेट को सहलाने हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। अंडरस्को अविका अविका उठो। जब अविका नहीं उठती तो वो उसे उठाकर बाथरूम में ले आता है और सिंक के पास बिठाकर उसके चेहरे को गीले टॉवल से पोंछने लगता है। अविका धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने अभय को पाती है। अभय उसे आंखें खोलता देख पूछता है अंडरस्को तुम ठीक हो तुम रो क्यों रही हो। वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अंडरस्को अविका अभय की बाजू को पकड़कर कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कम खाओ पर तुम्हें मेरी बात समझ कहाँ आती है। अंडरस्को अभय ने उसे डांटते हुए कहा तो वो फिर से रोने लगी। अंडरस्को तुम फिर रोने लगी। मैंने तुम्हें कितनी बार माना किया है रोने से। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। अविका और जोर से रोते हुए अंडरस्को तुम बहुत बुरे हो बस हर वक्त मुझको डांटते रहते हो। अब तो तुम्हें मेरे रोने से भी प्रॉब्लम होने लगी है। मुझे कितना दर्द हो रहा है लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा मैं ठीक हूँ या नहीं। क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। क्या सच में अब तुम मुझे पसंद नहीं करते। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो मैं यहाँ से चली जाऊंगी फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी कभी भी नहीं।
अभय अपने सामने लड़की बैठी लड़की को देख रहा था, जो दर्द में होने के बावजूद शिकायत करना नहीं भूली थी। उसने उसके बहते हुए आंसुओं को पोंछा और प्यार से पूछा, अंडस्को, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? अविका ने मासूमियत से सिर हिला दिया। अभय अविका को गोद में उठाकर रूम में लेकर आते हुए कहता है, अंडस्को, मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। तारांकन तारांकन जल्दी आना, तारांकन 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 हम तारांकन तारांकन। अभय को कभी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसे तो ये भी याद नहीं था वो लास्ट टाइम बीमार कब हुआ था। विला के इस हिस्से में रात को कोई नहीं होता था। रात के 4 बज रहे थे। इस वक्त विला में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही जग रहे थे और उनका नंबर उसके पास नहीं था। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो खुद जाकर अविका के लिए मेडिसिन ले आए। अगर वो किसी को कॉल करके बुलाता तो बहुत समय लग जाता। वो अविका को अकेले छोड़कर भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो अविका को बेड पर लिटाकर रूम से बाहर चला गया। तारांकन तारांकन माया के घर पर तारांकन तारांकन। अनिरुद्ध ने आंखें खोली तो उसकी नज़र अपनी बाहों में सो रही माया के कोमल और मासूम चेहरे पर गई और कुछ पल के लिए उसकी नज़र उसके चेहरे पर ही ठहर गई। माया को अपने पास पकड़ उसे सुकून मिल रहा था। उससे दूर जाने के ख्याल से ही उसका मन उदास हो गया। माया के फहद पर किस करके उसने भारी मन से उसे खुद से अलग किया और कमरे से बाहर चला गया। कार में बैठकर अनिरुद्ध ने असिस्टेंट रजनीश को कॉल लगाया। एक पूरी बेल खत्म हो गई पर रजनीश ने कॉल नहीं उठाया। अनिरुद्ध ने फिर से कॉल लगाया। इस बार दूसरी तरफ से रजनीश की थोड़ी घबराई हुई आवाज आई, अंडस्को, बॉस आप ठीक है? आपने इतनी रात को कॉल किया, कहीं आप किसी मुसीबत में? तारांकन तारांकन मैं ठीक हूँ। मेरी चिंता करने की बजाय जो काम दे रहा हूँ उसे सुबह तक कंप्लीट करो। तारांकन तारांकन। रजनीश अंडस्को, क्या काम करना है बॉस? अनिरुद्ध अंडस्को, सुबह तक मनोज सैनी के सारे काले कारनामों के सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचा दो। ध्यान रहे वो बचना नहीं चाहिए। रजनीश अंडस्को, जी बॉस। अनिरुद्ध अंडस्को, और उसका वो आदमी जो अभय पर नजर रखता था, क्या नाम था उसका? रजनीश अंडस्को, देवा। उसका नाम देवा था। अनिरुद्ध अंडस्को, हाँ वही, उसे भी खत्म कर देना। जहां तक मुझे लगता है उसके पास जरूर मेरे खिलाफ कोई सबूत होगा, इसलिए वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। रजनीश अंडस्को, बॉस एक प्रॉब्लम है। अनिरुद्ध अंडस्को, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? रजनीश अंडस्को, देवा अटैक के बाद से ही वो गायब है। अभय सर के आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं। अभी तक उन्हें भी देवा की कोई खबर भी नहीं मिली है। अनिरुद्ध अंडस्को, अगर अभय उसे ढूंढ रहा है तो फिर हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। रजनीश अंडस्को, ओके के बॉस। अनिरुद्ध फोन रखकर कर स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। तारांकन द रॉयल विलमी। तारांकन तारांकन। अभय गोली मेडिसिन लेकर कमरे में आता है पर अविका उसे कहीं नजर नहीं आती। उसे बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है और वो अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा लेता है। अविका बाथरूम में वोमिटिंग कर रही थी। एंट्री गेट के पास रखा फ्लावर पॉट नीचे गिरकर टूट गया था। शायद अविका के जल्दीबाजी में बाथरूम जाते हुए वो फ्लावर पॉट उससे टकराकर नीचे गिर गया था। अविका को उल्टियां करता देख अभय अपनी मुठिया बंद कर लेता है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने अविका की बात मानकर उसे हैवी और ऑयली खाना दिया, जबकि उसे पता था वो ड्रंक है। उसे ये भी अंदाजा था अविका ज्यादा खाना हजम नहीं कर पाएगी। इन सबके बाद में वो उसकी बातों में आ गया। अब उसे अविका की हेल्थ को लेकर और स्टिक होने की जरूरत थी। कुछ समय बाद अविका अपना फेस वॉश करके मुड़ती है और उसकी नज़र अभय पर जाती है, जो उसे ही घूरे जा रहा था। उसके पैर वही जम जाते हैं। अब तक उसका पूरा नशा उतर चुका था। उसने जो नशे में किया था वो सब उसे याद था। अभय के कोल्ड एक्सप्रेशन को देखकर वो बहुत ज्यादा डर रही थी। उसे लग रहा था वो उसे फिर से डांटेगा। अभय को खुद के करीब आता देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल में उसे एहसास हुआ वो अभय की बाहों में। अविका को बेड पर लिटाकर उसने उससे पूछा, अंडस्को, क्या अभी भी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? अविका अंडस्को, नहीं अब नहीं हो रहा। उसने अविका के पेट पर हल्का सा दबाते हुए कहा, अंडस्को, और अब? अविका अंडस्को, नहीं। अभय अंडस्को, क्या अभी भी वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है? अविका अंडस्को, नहीं अब ठीक है, अब मुझे उल्टी नहीं आ रही। ड्रिंक करने के बाद वॉमिटिंग होना नॉर्मल था, इसलिए अभय ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो को मेडिसिन लेकर आया था, उसे उसने टेबल पर रखकर अविका को अपनी बाहों में लेकर सो गया। तारांकन तारांकन। सुबह के 7 बज रहे थे। पूरे इंडिया में एक न्यूज तेजी से वायरल हो रही थी। सभी न्यूज चैनल पर भी एक ही न्यूज चल रही थी। मनोज सैनी के काले कारनामों का पर्दाफाश। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस की आड़ में करते थे लड़कियों की स्मगलिंग। सूत्रों के मुताबिक मनोज सैनी XXX फामिया गैंग से मिले हुए थे। इनके इस काले धंधे को इनका छोटा बेटा निहाल सैनी संभालता था। पुलिस का कहना है निशान सैनी की मौत के पीछे किसी माफिया गैंग का हाथ है। हमें अभी अभी एक बड़ी खबर मिली है। पुलिस ने मनोज सैनी के घर रेड डाली और वहां पर 42 लड़कियां मिली है। सभी लड़कियों की उम्र 18 से 28 साल के आसपास है। डीएसपी अरुण चौबे ने अपने बयान में कहा है सभी लड़कियां इंडिया के अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती है। इन्हें यहां किडनैप करके आया गया था और जबरदस्ती इनसे गलत काम कराया जाता था। अरुण ने अपने बयान में ये भी कहा है कि सार्थक सैनी के गायब होने के पीछे मनोज सैनी का ही हाथ है। मनोज सैनी को अपना राज खुलने का अंदाजा हो गया था। छोटे बेटे की मौत के बाद वो अपने बड़े बेटे को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए मनोज सैनी ने सार्थक सैनी को पहले ही इंडिया से बाहर भेज दिया है।
सूत्रों की माने तो मनोज सैनी के कंपनी बेचने के बाद इंडिया से फरार होने के फिराक में थे। इससे पहले वो इंडिया से बाहर जा पाते पुलिस को उनके खाले धंधे की खबर मिल गई। मुंबई पुलिस मनोज सैनी के रिश्तेदारों और उसके साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई और खबर मिलती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुबह के 8 बज गए थे। मनोज सैनी की न्यूज पूरे देश में वायरल हो गई थी। पुलिस ने मनोज सैनी के असिस्टेंट को भी अरेस्ट कर लिया था। मीडिया सैनी कंपनी एंड द रॉयल एम्पायर के सामने भीड़ लगाए खड़ी थी। सैनी कंपनी को अजय हैंडल कर रहा था। इससे पहले उसने कभी अकेले कंपनी तो दूर एक प्रोजेक्ट भी नहीं संभाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो मीडिया को क्या रिपोर्ट दे, इसलिए वो को लेकर थे रॉयल विला आ गया था और अब दोनों लिविंग रूम में अभय के आने की राह देख रहे थे। 15 मिनट बाद आरती दोनों के लिए काफी लेकर आई। गौरव काफी का कप लेते हुए आरती से पूछता है अंडरस्को सविता आंटी कहाँ है। आरती अंडरस्को आंटी किचन में। गौरव अंडरस्को ठीक है। सविता आंटी के सिवा किसी भी फीमेल सर्वेंट स्टाफ का अभय के कमरे में जाना अलाउड नहीं था। वो खुद भी नहीं जा सकता था क्योंकि अब अभय सिंगल नहीं था। गौरव सविता आंटी से अभय के बारे में पूछना चाहता था। उसे अभय को मैसेज किए 8 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। इस बीच उसने कई बार अभय को कॉल भी किया था लेकिन न तो अभय ने उसका कॉल रिसीव किया और न ही मैसेज का रिप्लाई दिया। अभय उसका बॉस था लेकिन आज तक उसने टीम के मेंबर के मैसेजेस और कॉल्स को कभी इग्नोर नहीं किया था। कॉल रिसीव न करना नॉर्मल हो सकता है लेकिन सुबह के 8 बजे अभय का सोते रहना नॉर्मल नहीं था। अब गौरव को अभय की फिक्र होने लगी थी। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगी। जब अजय ने गौरव को ख्यालों में डूबा देखा तो उसने उसे कोनी मारते हुए पूछा अंडरस्को क्या हुआ तुझे, किन ख्यालों में खोया है, कहीं तू इस आरती के बारे में तो नहीं सोच रहा, कहीं वो तुझे पसंद। जस्ट शट अप। ऑक ऑक गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चल अब बता किस बारे में सोच रहा है। गौरव अंडरस्को मैं बॉस के बारे में सोच रहा था। आज से पहले बॉस इतनी देर तक नहीं सोए। जब वो रात के 3-4 बजे घर आते थे तब भी इतनी देर तक नहीं सोते थे। वो न तो हम में से किसी का कॉल रिसीव कर रहे हैं और न ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। तुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ है। ये बोलकर गौरव ने कप टेबल पर रखा और आगे कहा अंडरस्को मुझे लग रहा है बॉस बीमार है या फिर उनकी फिर से अपने दादाजी के साथ बहस हुई है। जब से बॉस मंदिर में अनिरुद्ध से मिले हैं तब से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुझे क्या लगता है। अजय गौरव को ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हो। जब गौरव ने अजय के एक्सप्रेशन को नोटिस किया तो कंफ्यूज होते हुए बोला अंडरस्को क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, क्या तुझे बॉस के ऐसे बिहेवियर को देखकर अजीब नहीं लग रहा। अजय अंडरस्को बिल्कुल भी नहीं, मुझे अजीब तब लगता जब बॉस पहले की तरह नॉर्मल बिहेव करते। गौरव कंफ्यूज होते हुए अंडरस्को तू कहना क्या चाहता है। अजय गौरव के कंधे पर हाथ रखते हुए अंडरस्को तूने कभी कोई रोमांटिक मूवी देखी है। अजय अंडरस्को नहीं। अजय अंडरस्को देखना चाहिए था, अगर तूने मूवी देखा होता तो ये सवाल नहीं करता। गौरव को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था, आता भी कैसे। श्रेया, लारा, निशा और श्वेता के अलावा उसने कभी लड़कियों से बात ही नहीं करता था। अजय ने देखा गौरव अभी भी सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। वो समझ गया इस बद्दिमाग आदमी को अभी भी कुछ समझ नहीं आया है। इसलिए उसने आगे कहा अंडरस्को देख भाई, शादी के बाद आदमी की जिंदगी में कई तरह के बदलाव आते हैं। जब लड़का बैचलर होता है तब उसकी लाइफ में किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती। वो देर रात तक पार्टी कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सकता है, अलग अलग लड़कियों के साथ डेट पर जा सकता है। शादी के पहले हम जैसे बैचलर अपनी लाइफ के अकेले मालिक होते हैं। इस बीच हम अपनी जिंदगी खुद की मर्जी से जी सकते हैं, हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। लेकिन शादी के बाद लड़कों की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। उसके ऊपर अपने पार्टनर की जिम्मेदारी आ जाती है। शादी के बाद वो देर रात तक पार्टी नहीं कर सकते। अगर उन्हें घर आने में देर हो जाए तब उनकी पहली प्रायोरिटी होती है अपने पार्टनर को कॉल करने इन्फॉर्म करे। शादी से पहले भले ही आदमी को खुद की सुध नहीं रहती है, वो अपनी चीज़ों का भी ठीक से ध्यान नहीं रखता है, लेकिन शादी के बाद इस लापरवाही और बेफिक्री की जगह जिम्मेदारी ले लेती है। अगर लड़का फैमिली के साथ रहता है तो उसकी सिचुएशन और भी डिफिकल्ट हो जाती है। उसे हर रिश्ते को बराबर समय देना पड़ता है। पत्नी के आने के बाद उसे अपने माँ बाप, भाई बहन के साथ साथ बाकी सगे संबंधियों के लिए समय निकालना होता है। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से इंसान को अपने शौक को पीछे छोड़ना पड़ता है। काम के साथ उसे अपने परिवार को भी वक्त देना पड़ता है। लेकिन हमारे बॉस के साथ ऐसा नहीं है। वो पहले से ही सभी कामों में एक्सपर्ट है। उनके बस 2 दोस्त हैं जो ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले से बाहर रहते हैं। फैमिली से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक उन्हें बस बिजनेस और बिजनेस ही दिखता था, लेकिन अब समय है कि बॉस खुद को काम से खुद को दूर करे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। और ये काम सिर्फ वो मैडम के साथ कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है बॉस और मैडम देर रात तक जागे होंगे, तभी वो दोनों इतनी देर तक सो रहे हैं। समझा कुछ। गौरव अब तक उसके कंधे पर सिर रखकर सो चुका था। जब अजय ने उसे सोता देखकर बोला अंडरस्को इसका कुछ नहीं हो सकता, ये अकेला ही मरेगा। ये बोलते हुए उसने लिविंग रूम में लगी लेड टीवी ऑन करके न्यूज देखने लगता है। हर रोज की तरह आज भी जैस्पर पिछले आधे घंटे से अभय के रूम के बाहर चक्कर लगा रहा था। पहले उसने गेट पुश किया था लेकिन दरवाजा बंद था। जैस्पर ने ज्यादा आवाज नहीं की। उसे लगा अविका अभी भी सो रही होगी। उसे इतनी सुबह सुबह अविका को डिस्टर्ब करना उसे सही नहीं लगा, इसलिए वो वहां से जाने लगा। अभय अविका के मासूम चेहरे को देख रहा था। अविका उसकी टी शर्ट को कस के पकड़कर सो रही थी।
उसने उससे खुद को दूर करके उठने की कोशिश की थी, लेकिन अविका ने उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अभय ने खुद को छुड़ाने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अविका को देखते हुए पिछली रात के बारे में सोचने लगा। अविका सपने में एक ही बात बार बार रिपीट कर रही थी, पापा पापा, मम्मा मम्मा को मत मारो। अभय इतना ये तो समझ गया था, अविका का बचपन नॉर्मल नहीं था। अविका के बचपन में क्या हुआ था ये जानने के लिए उसके मॉम डैड के बारे में पता करना ज़्यादा जरूरी था। उसने कुछ सोचते हुए साइड टेबल से अपना फ़ोन हाथ में लिया। फ़ोन ऑन करते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो एक एक करके सभी के मैसेज और कॉल डिटेल देखने लगा। उसने एक लिंक ओपन किया जो गौरव ने उसे भेजा था। लिंक में मनोज सैनी की न्यूज थी। न्यूज की हेडलाइन पढ़ते ही अभय के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने गौरव को एक सिंपल सा मैसेज टेक्स्ट किया, अंडरस्कोर सार्थक को खत्म कर दो। उसके बाद अभय ने अजय का चैट बॉक्स ओपन किया। अजय ने इमोजी के साथ बहुत सारा मैसेज टाइप किया था। मैसेज कुछ इस तरह का था, अंडरस्कोर बॉस, आपने कहा था जब मुझे काम समझ में ना आए तब मैं लारा से हेल्प ले लूं, लेकिन उस लारा एक्सप्रेशनलेस ने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। अमृत भी मुंबई में नहीं है और राघव को अपने शिमला भेज दिया मैडम के बारे में पता लगाने के लिए। गौरव को बस लोगों की हड्डियां तोड़ने आता है, कंपनी कैसे संभालते हैं इसके बारे में उसे भी ज़्यादा नहीं पता। श्वेता और तेजस माफिया के कामों को हैंडल कर रहे हैं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? फ्यू मैंने तो आपको पहले ही बोला था मुझसे कंपनी नहीं संभाली जाएगी, लेकिन आपने अनअम्यूज्ड जबरदस्ती मुझे ये करने को कहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं मीडिया को कैसे हैंडल करूं। मैं बस आपकी वजह से रुका हुआ हूं, वरना मैं इन मीडिया वालों को 2 मिनट में ठिकाने लगा देता। आप जल्दी कुछ करो, अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो आप मुझे मत बोलना। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हुआ कंपनी संभालने की। पहले मनोज सैनी का असिस्टेंट मुझे कंपनी की सारी डिटेल दे देता था, अब तो वो भी अरेस्ट हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं अपने लिए एक पर्सनल महिला सेक्रेटरी हायर कर सकता हूँ जो मुझे गाइड कर सके? अगर नहीं तो आप लारा को बोलो मेरी हेल्प करे। आप जल्दी से सैनी कंपनी को द रॉयल एम्पायर में शिफ्ट कर दो। इससे अच्छा होता आप मुझे किसी मिशन पर भेज देते। अजय का मैसेज पढ़ते ही अभय का सिर दर्द करने लगा। उसने अजय को कंपनी का काम इसलिए दिया था ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, लेकिन ये यहाँ भी कम से बचने के बहाने बनाता है। अजय का मैसेज पढ़ते ही अभय का सिर दर्द करने लगा। उसने अजय को कंपनी का काम इसलिए दिया था ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके, लेकिन अजय यहाँ भी कम से बचने के बहाने बना था। अभय अजय को रिप्लाई करने की बजाय लारा को टेक्स्ट करता है, अंडरस्कोर सैनी कंपनी की सिचुएशन हैंडल करने में अजय की हेल्प करो एंड जल्द से जल्द पेपर वर्क कंप्लीट करवाओ। डॉक्यूमेंट के साथ शांतनु को 1 बजे तक विला आने को कहो। अभय कुछ समय बिजनेस न्यूज पढ़ता है, फिर फोन साइड टेबल पर रखकर अविका की तरफ देखता है जो अभी भी उसकी टी शर्ट को पकड़कर चैन से सो रही थी। अविका के फोरहेड पर किस करते हुए उसे खुद से अलग करने लगता है तो अविका के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। वो अभय को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। थोड़ी कोशिश करते हुए अभय उससे दूर होता है और वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम से बाहर आकर अभय बेल बजाकर सर्वेंट को बुलाता है और ब्रेकफास्ट अपने रूम में लाने का ऑर्डर दे देता है। बेड पर बैठते हुए वो अविका को उठाने लगता है, अंडरस्कोर अविका उठो। उसकी बातें सुनकर अविका बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती तो अभय फिर से कोशिश करता है, अंडरस्कोर अविका चलो अब उठो, बहुत सो लिया तुमने, अब जल्दी से उठ जाओ। अविका ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करते हुए, अंडरस्कोर उन्हा सोने दो ना। अभय उसके ऊपर से ब्लैंकेट उठाते हुए, अंडरस्कोर नहीं, वैसे भी तुम आज बहुत देर तक सो चुकी हो, अब और नहीं, चलो अब फटाफट उठ जाओ। अभय मैं उठाना तो चाहती हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही, इन्हें और नींद की जरूरत है, देखो मेरी आंखें ये अभी भी बंद है। अंडरस्कोर अविका ने बहाना बनाते हुए कहा, लेकिन अभय भी कहा उसकी बातों में आने वाला था। अंडरस्कोर तुम कहना चाहती हो तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही? अविका अंडरस्कोर हम अभय अंडरस्कोर ठीक है फिर तुम सो जाओ। अविका अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए, अंडरस्कोर सच्ची? अभय स्माइल करते हुए, अंडरस्कोर अरे वाह तुम्हारी तो आंखें खुद गई, चलो अब उठकर फ्रेश हो जाओ। नहीं नहीं ये तो बंद है, अंडरस्कोर अविका ने जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। हाँ ये तो बंद है, अंडरस्कोर इतना कहकर वो अविका के ऊपर आ जाता है और अविका आंखें बड़ी करके अभय को देखने लगती है। अभय सीरियस टोन में, अंडरस्कोर अविका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी आंखें खुली हुई है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अंडरस्कोर अविका अभय को घूरते हुए कहा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, अंडरस्कोर अभय ने इनोसेंट बनते हुए कहा। अविका अंडरस्कोर ठीक है अब हटो मुझे फेस होने जाना है। अभय अंडरस्कोर पहले मॉर्निंग किस दो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया इसलिए मुझे किस करने नहीं आता, जब मैं किस करना सीख जाऊंगी तब तुम्हें किस करूंगी। अंडरस्कोर अविका ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर अभय को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे सच में किस करने नहीं आता वरना मैं तुम्हें पक्का किस करती। अंडरस्कोर अविका ने छोटे बच्चे की टोन में कहा। अगर तुम्हें किस करना आ गया तो क्या तुम मुझे हर रोज किस करोगी? अविका अंडरस्कोर हाँ करूंगी। अभय अंडरस्कोर क्या तुम सच बोल रही हो? अविका अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए, अंडरस्कोर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ओक फिर मैं तुम्हें आज से ही किस करना दिखाऊंगा। अविका अंडरस्कोर नहीं नहीं मुझे अभी किस करना नहीं सीखना, लेकिन मुझे तुम किस करना सिखाना है, चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। अंडरस्कोर इतना कहकर अभय उसकी तरफ झुक गया।
इससे पहले अविका कुछ बोला पाती, अभय के होठों ने उसके होठों को लॉक कर दिया। जब अविका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अभय ने उसे छोड़ दिया। अविका ने जोर जोर से सांस लेते हुए कहा, अंडरस्को, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें कभी भी किस नहीं करूंगी। औक मत करना, मैं ही तुम्हें किस कर लिया करूंगा अंडरस्को। इतना बोलकर अभय फिर से उसे किस करने लगा और 2 मिनट में ही उसे रिलीज कर दिया। इस बार अविका ने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। क्या तुम्हें किस अच्छी नहीं लगी? अगर ऐसा है तो हम वो सब भी ट्राई कर सकते हैं, शायद तुम्हें वो सब पसंद आ जाए अंडरस्को। अभय ने अविका के कानों में धीरे से कहा। वही उसकी बात सुनकर अविका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे शर्माता देख अभय के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अविका के लाल गालों पर किस करते हुए कहा, अंडरस्को चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम घूमने चलेंगे। अविका खुश होते हुए, अंडरस्को घूमने? क्या सच में आज हम घूमने जाएंगे? अभय, अंडरस्को हम। अविका उठकर बैठते हुए अंडरस्को कहा, हम कहाँ घूमने जाएंगे? अभय, अंडरस्को मालदीव। अविका, अंडरस्को मालदीव? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मालदीव तो इंडिया से कितना दूर है? अभय, अंडरस्को मैं मजाक नहीं कर रहा, हम मालदीव ही जाएंगे। देखो, मैं मानती हूँ मेरा मतलब मैं मानती हूँ हम बहुत अमीर है, हमारा बड़ा सा घर है, खुद का मॉल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसे बर्बाद करें। मालदीव जाने में कितना ज़्यादा पैसा खत्म हो जाएगा, और वैसे भी मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। क्यों ना हम किसी एम्यूजमेंट पार्क या फिर बीच पर घूमने चले? तुम्हें पता है मैंने सिर्फ एक बार समुद्र देखा है, वो भी दूर से। मैंने सुना है मुंबई में बहुत से बीच है, क्या हम बीच पर घूमने जा सकते हैं? क्या इसने कभी मालदीव के बारे में सुना भी है? ऑफकोर्स नहीं सुना होगा, अगर सुना होता तो बीच पर जाने के लिए नहीं कहती अंडरस्को तुम्हें मुंबई का बीच देखना है। अविका खुश होते हुए, अंडरस्को सिर्फ देखना नहीं है, मुझे पानी में भी जाना है। अभय, अंडरस्को ओके के हम बीच पर चलेंगे, लेकिन अविका, अंडरस्को लेकिन अभय, अंडरस्को बीच पर जाने के लिए तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देना होगा। क्या तुम रेडी हो मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? अविका, अंडरस्को सवाल? क्या अब तुम मुझसे सवाल पूछोगे? अभय, अंडरस्को यस। अविका भोली सी सूरत बनाते हुए, अंडरस्को अगर मैंने गलत जवाब दिया तो क्या तुम मुझे घुमाने लेकर नहीं चलोगे? अभय मुस्कुराते हुए, अंडरस्को चलेंगे, जरूर चलेंगे। अगर तुमने सही जवाब दिया तो हम बीच पर चलेंगे और गलत जवाब दिया तो हम मालदीव चलेंगे। क्या अब तुम रेडी हो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? अविका को पता था वो गलत जवाब ही देगी, वो तो बड़ी मुश्किल से पास होती थी। उसने उदासी भरे स्वर में कहा, अंडरस्को ठीक है, पूछो, मैं तैयार हूँ। अभय, अंडरस्को ओके के तो तुम्हारा प्रथम क्वेश्चन है, मालदीव किस देश का हिस्सा है? अविका बिना किसी झिझक के जवाब देती है, अंडरस्को मुझे क्या पता मालदीव किस देश का हिस्सा है, मुझे बस इतना पता है वो इंडिया में नहीं है और वहां जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, वो भी मेरे पास नहीं है। अभय, अंडरस्को चलो तुम्हें ये तो पता है कि मालदीव इंडिया का पार्ट नहीं है और वहां जाने के लिए पासपोर्ट लगता है। गुड, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा टफ रहा होगा। अविका, अंडरस्को क्या तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अभय, अंडरस्को नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। अविका, अंडरस्को मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे, पर तुम देखना मैं दूसरे सवाल का जवाब एकदम सही दूंगी। अभय, अंडरस्को देन बेस्ट ऑफ लक। अविका, अंडरस्को थैंक यू। अभय, अंडरस्को अब तुम्हारा दूसरा सवाल, क्या तुमने कभी बीटरूट का जूस पिया है? अविका, अंडरस्को हाँ, मैंने कल ही तो बीटरूट का जूस पिया था। तारांकन कल नहीं, उससे पहले तारांकन। अविका, अंडरस्को नहीं, तारांकन फिर तुम्हें कैसे पता कल जो बोतल तुमने पी थी उसमें बीटरूट का जूस था? अविका हैरान होते हुए, अंडरस्को क्या वो बीटरूट का जूस नहीं था? वो रेड था तो मुझे लगा बीटरूट ही होगा, अब अनार का जूस कड़वा थोड़ी ना होता है। अभय धीरे से बड़बड़ाया, अंडरस्को तारांकन बेवकूफ लड़की। तारांकन, अविका, अंडरस्को तुमने कुछ कहा? अभय, अंडरस्को नहीं। अविका, अंडरस्को अगर वो जूस नहीं था फिर क्या वो क्या था? अभय, अंडरस्को रेड वाइन। अविका, अंडरस्को रेड वाइन शॉक्ड होते हुए, क्या रेड वाइन? क्या वो रेड वाइन थी? इसका मतलब तुम शराब पीते हो और तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं, और मैंने शराब को जूस समझकर पी लिया। मुझे लगा जैसे करेला का जूस कड़वा होता है वैसे ही बीटरूट का भी जूस महंगा होता है, पर वो तो रेड वाइन थी। अब मैं समझी मुझे चक्कर क्यों आ रहा था। पहले तो मैं डर ही गई थी कहीं फिर से मुझे पहले वाली बीमारी तो नहीं हो गई, लेकिन वो तो शराब की वजह से हुआ था। इसका मतलब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। बीमारी? क्या तुम्हें पहले कोई बीमारी है? अंडरस्को अभय पहले से जानता था अविका दिमागी तौर पर बीमार है, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए उसने फिर से कहा, अंडरस्को बताओ, क्या तुम्हें पहले से कोई बीमारी है? अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? अगर अभय को मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया तब तो ये भी मुझसे प्यार नहीं करेगा और मामा मामी की तरह मुझसे काम करवाएगा। क्या पता अभय भी मुझे मामा मामी की तरह घर से बाहर निकल दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। अभय अविका के बदलते एक्सप्रेशन को देख रहा था। अविका के चेहरे पर डर, बेचैनी, घबराहट सब एक साथ दिख रही थी। अभय समझ गया कि वो अभी उसे कुछ नहीं बताना चाहती, इसलिए उसने अविका के गाल खींचते हुए कहा, अंडरस्को क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? अविका, अंडरस्को कुछ भी तो नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही, बस मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही, तुमने कल इतना ड्रिंक जो कर लिया था और रात में वॉमिटिंग भी की थी। मुझे पता है, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें क्या जरूरत थी टेबल के पास रेड वाइन रखने की?
अविका अंडरस्को हम मुझे पता है, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें क्या जरूरत थी टेबल के पास रेड वाइन रखने की। अभय अंडरस्को मेरी गलती है। अविका हाँ में सिर हिलाते हुए अंडरस्को हम सब तुम्हारी गलती है। अभय अविका के करीब जाते हुए अंडरस्को एक बार फिर से कहना। अविका अभय को खुद से दूर करते हुए अंडरस्को मैं नहीं बोल रही, अब हटो। अभय साइड हो जाता है। अविका बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अभय उसे रोज के जैसे नॉर्मल देखकर थोड़ा सा हैरान था। अविका को ना तो हैंगओवर हुआ था और ना ही उसे कोई और दिक्कत, वो बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। शायद ये उसकी बीमारी की वजह से था। अभय ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। 15 मिनट बाद अविका वॉशरूम से बाहर आई। उसने ट्राउजर के साथ अभय की ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, जो उसके साइज से 2 गुना बड़ी थी। उसके बाल गीले थे। अविका के आने से पहले ही सविता आंटी डिनर रूम में रखकर जा चुकी थी। अभय पॉकेट में हाथ डाले फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही उसने अविका को देखा देखता ही रह गया। दूसरी तरफ से आवाज आया अंडरस्को हेलो हेलो बॉस, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। अभय ने बिना कुछ बोले फोन डिस्कनेक्ट करके अविका की तरफ बढ़ने लगा। अभय को अपनी तरफ आता देख अविका मरूमियत से बोली अंडरस्को अभय मेरी स्लीव फोल्ड कर दो, ये बहुत बड़ी है। अभय उसकी टी शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए कहता है अंडरस्को तुमने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी। अविका ब्लश करते हुए कहती है अंडरस्को मैंने जानबूझकर नहीं पहनी, वो मेरा टॉप नीचे गिरकर गीला हो गया। बाथरूम में तुम्हारे बहुत से कपड़े थे इसलिए मैंने पहन लिया। तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना मुझ पर। अभय उसके बालों को टॉवल से सुखाते हुए बोला अंडरस्को नहीं, तुम्हारा जब मन कर तब तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो। फिर अविका ने कुछ सोचते हुए कहा अंडरस्को अभय। अभय अंडरस्को हम। अविका अभय को हक करते हुए बोली अंडरस्को कुछ नहीं। अभय टॉवल टेबल पर रखकर अविका को खुद से अलग करते हुए कहता है अंडरस्को क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या फिर से तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है। अविका बोली अंडरस्को नहीं। अभय ने कहा अंडरस्को ओके के अब चलो ब्रेकफास्ट कर लो। अविका अंडरस्को हम तारांकन तारांकन सिंघानिया कंपनी में तारांकन सिंघानिया कंपनी के ओनर मिस्टर हंसराज सिंघानिया, जिनकी उम्र 75 के करीब है, अपने केबिन में इधर से उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। उनसे कुछ दूरी पर खड़ा उसका असिस्टेंट बहुत देर से उन्हें देख रहा था। वो उनसे कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मिस्टर सिंघानिया ने प्रवीण से कहा अंडरस्को तुमने सब सही से पता लगाया है ना, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। प्रवीण, जिनकी उम्र 55 के करीब थी, उन्होंने कहा आंडस को सर खबर पक्की है। मनोज सैनी को बर्बाद करने में अभय सर और अनिरुद्ध सर का हाथ है। पहले अनिरुद्ध सर ने अभय सर को मरवाने की कोशिश की, फिर अभय सर ने भी वही किया। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। हंसराज सिंघानिया नाराजगी से कहा अंडस को सगे भाई होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। एक कंपनी को हड़पना चाहता है और दूसरा कंपनी में काम नहीं करना चाहता। फिर कुछ सोचते हुए हंसराज सिंघानिया ने कहा अंडरस्को पता करो कहीं इन सब में सौरव और मायरा का हाथ तो नहीं है। प्रवीण जी ने कहा अंडरस्को सिर मैंने इस बारे में पहले ही पता लगा लिया है। सौरव सिर और मायरा मैम का इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ सोचते हुए हंसराज जी बोले अंडरस्को हम और उस लड़की की क्या खबर है, क्या अभी भी अनिरुद्ध उससे मिलने जाता है। प्रवीण को समझ नहीं आता वो सच बोले या नहीं, लेकिन सच बोलने के सिवा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्रवीण हिचकिचाते हुए कहा अंडरस्को सर वो अनिरुद्ध सर वो। हंसराज जी ने पूछा अंडरस्को साफ साफ बोलो क्या कहना चाहते हो। प्रवीण जी जवाब देते हुए कहते हैं अंडरस्को सर अनिरुद्ध सर उनसे कल ही मिले थे। इन सब में डॉक्टर माया की कोई गलती नहीं है। अनिरुद्ध सर ही उनसे मिलने गए, वो तो अनिरुद्ध सर से मिलना नहीं चाहती थी। हंसराज जी ने कहा अंडरस्को तुम्हें उस लड़की की साइड लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। और वैसे भी अगर वो लड़की अनिरुद्ध की जिंदगी में खुद चलकर वापस नहीं आती तो अनिरुद्ध उससे कभी नहीं मिलता। हंसराज की बातें सुनते हुए प्रवीण खुद में बड़बड़ाया अंडरस्को हाँ तो इसमें गलती किसकी है, वो तो बेचारी चुपचाप अनिरुद्ध सर की जिंदगी से चली गई थी। वो तुम ही थे जिसने उसे परेशान करना नहीं छोड़ा, उसकी डॉक्टर को डिग्री रद्द करवा दिया, उसके डैड का एक्सीडेंट करवा दिया। वो तो अच्छा हुआ जो उसके डैड मरे नहीं, वरना अनिरुद्ध तुम्हें जिंदा जला देता। अनिरुद्ध अमेरिका कब जा रहा। अंडरस्को प्रवीण खुद के ख्यालों में इतना ज्यादा को गया कि उसे हंसराज सिंघानिया की आवाज ही सुनाई नहीं दी। इस बार हंसराज ने तेज स्वर में कहा अंडरस्को प्रवीण पता करो अनिरुद्ध अमेरिका कब जा रहा है। प्रवीण होश में आते हुए कहा अंडरस्को जी सिर अभी पता करता हूँ। तारांकन तारांकन अनिरुद्ध के प्राइवेट विला में तारांकन अनिरुद्ध तैयार होकर लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में रजनीश और शंकर उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। अनिरुद्ध को देखते ही दोनों उसे ग्रीट करते हैं। अनिरुद्ध सोफे पर बैठते हुए कहता है अंडरस्को तुम दोनों यहाँ, वो भी एक साथ, कोई खास वजह। अनिरुद्ध के इस विला के बारे में बस कुछ ही लोग जानते थे। उसने ये विला खासकर अपने और माया के लिए खरीदा था। वो माया को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने इस बात को गुप्त ही रखा था। रजनीश और शंकर को समझ नहीं आ रहा था वो अनिरुद्ध को सच कैसे बताए। जो बात वो अनिरुद्ध को बताने आए थे वो सुनकर अनिरुद्ध अपने आपे से बाहर हो सकता था। अनिरुद्ध ने दोनों को देखा और समझ गया जरूर कोई बड़ी बात है। अंडरस्को क्या हुआ, अब कुछ बोलोगे भी दोनों या ऐसे ही पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े रहना है। शंकर ने कहा अंडरस्को यस बॉस, मेरा मतलब नहीं बॉस, बताते हैं।
अनिरुद्ध अंडरस्कोर हम शंकर ने रजनीश को बात शुरू करने का इशारा किया तो रजनीश ने एक गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। अंडरस्कोर बॉस, ये बात माया मैडम से जुड़ी है, हमें मैडम के बारे में कुछ पता चला है। अनिरुद्ध दोनों के एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला। अंडरस्कोर माया के बारे में? शंकर ने सिर झुकाते हुए कहा। अंडरस्कोर जी बॉस। अनिरुद्ध ने पूछा। अंडरस्कोर क्या पता चला है? दोनों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि आगे जो होने वाला था उसका अंदाजा वो लगा सकते थे। अनिरुद्ध थोड़ा गुस्से से। अंडरस्कोर अब क्या मैं तुम दोनों के बोलने का मुहूर्त निकलवाऊं, जल्दी बोलो। रजनीश डरते हुए। अंडरस्कोर सर, माया मैडम प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही अनिरुद्ध के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और अचानक से चली भी गई। वो खुद में बड़बड़ाया। अंडरस्कोर माया प्रेग्नेंट थी से क्या मतलब है? ये सोचते ही वो सोफे से उठते हुए बोला। अंडरस्कोर वो प्रेग्नेंट थी से तुम्हारा क्या मतलब है? शंकर डरते और हकलाते हुए। अंडरस्कोर जी बॉस, मैडम 2 मंथ से प्रेग्नेंट। लेकिन अनिरुद्ध शंकर का कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए कहा। अंडरस्कोर लेकिन क्या क्या किया उसने? कहीं उसने फिर से मेरे बच्चे को? रजनीश डरते हुए। अंडरस्कोर जी बॉस, मैडम ने फिर से अबॉर्शन। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने शंकर को छोड़ दिया। फिर से अबॉर्शन की बात सुनकर वो सदमे में था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर अभी फट जाएगा। उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। ये दूसरी बार था जब माया ने उसे बिना बताए अबॉर्शन कराया था। पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए वो टेबल से टकराकर गिरने को हुआ कि रजनीश ने उसे पकड़ते हुए कहा। अंडरस्कोर बॉस आप ठीक हो? अनिरुद्ध अपने सेंस में वापस आते हुए पूछा। अंडरस्कोर ये कब की बात है? रजनीश अंडरस्कोर तीन दिन पहले। ये सुनकर अनिरुद्ध पागलों की तरह हंसने लगा। उसे पिछली रात जो हुआ वो सब याद आने लगता। अंडरस्कोर तो तुम इसलिए मेरे साथ नहीं आना चाहती थी और मैं बेवकूफ़ तुम्हें समझ ही नहीं पाया। धीरे धीरे उसका चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसकी आंखें लाल हो गई। इस वक्त वो किसी जल्लाद से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी हंसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रही थी। रजनीश और शंकर कुछ समझ पाते उससे पहले ही अनिरुद्ध ने गुस्से से माया का नाम लिया और टेबल के उठाकर दूर फेंक दिया। सोफे साइड टेबल रखा वाश उठाकर उसने लिविंग रूम में लगी टीवी पर फेंक दिया। कुछ ही पल में पूरा लिविंग रूम बर्बाद हो चुका था। वहां काम करने वाले सभी सर्वेंट ये देखकर एक जगह पर जम गए। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अनिरुद्ध खुद सब कुछ तोड़ते हुए बड़बड़ाए जा रहा था। अंडरस्कोर ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम भी बाकियों की तरह ही निकली। तुम्हें पता था मेरे लिए मेरा बच्चा कितना मायने रखता है, फिर भी मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर अब और नहीं। अब तुम वैसे ही रहोगी जैसे मैं चाहूंगा, वही करोगी जो मैं कहूंगा। तुम मुझसे दूर जाने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए अनिरुद्ध विला से बाहर निकल गया। अनिरुद्ध को घर से बाहर जाता देख रजनीश और शंकर भी उसके पीछे जाने लगते हैं। जब तक दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं अनिरुद्ध के अंदर बैठ रहा है। ये देखते हुए शंकर कहता है। अंडरस्कोर क्या बॉस माया मैडम के पास जा रहे हैं? लेकिन वो तो अपने डैड के घर पर है। अगर बॉस वहां गए और मैडम के डैड ने उन्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम बॉस को भी तो वहां जाने से रोक नहीं सकते। रजनीश अंडरस्कोर हाँ, हम बॉस को वहां जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन मैडम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। शंकर अंडरस्कोर हाँ, ये सही रहेगा। दोनों को कार स्टार्ट होने की आवाज आती है और पलक झपकते ही अनिरुद्ध की कार विला से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही रजनीश माया का नंबर डायल करने लगता है। माया रजनीश और शंकर को जानती थी। अक्सर वो दोनों ही उसे अनिरुद्ध के पास लाया करते थे। इन सब के बावजूद दोनों ने ही माया की बहुत हेल्प भी की थी, इसलिए वो इन दोनों की दिल से रिस्पेक्ट करती थी। 2 रिंग जाते ही माया ने कॉल रिसीव कर लिया। अंडरस्कोर हेलो। रजनीश अंडरस्कोर हेलो गुड मॉर्निंग मैडम। माया अंडरस्कोर गुड मॉर्निंग। आपने इतनी सुबह कॉल किया, क्या अनिरुद्ध फिर से मुझसे मिलना चाहता है? अगर ऐसा है तो आप उसे बता देना, मैं उससे 12 बजे के बाद मिल लूंगी। रजनीश अंडरस्कोर नहीं मैडम, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। माया अंडरस्कोर ऐसा नहीं है, अगर अनिरुद्ध मुझसे नहीं मिलना चाहता तो आपने मुझे इतनी सुबह कॉल क्यों किया? क्या कोई और बात है? रजनीश अंडरस्कोर जी मैडम, एक्चुअली बात यह है। माया अंडरस्कोर कहिए, मैं सुन रही हूँ। रजनीश अंडरस्कोर मैडम, बॉस को आपकी प्रेगनेंसी की बात पता चल गई है। माया पैनिक करते हुए अंडरस्कोर क्या, आप ये क्या बोल रहे हो? प्रेगनेंसी? बट मैं उसे कैसे? नहीं, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, समझे आप? रजनीश माया की कंडीशन को समझ रहा था। उसने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। अंडरस्कोर मैडम पहले आप शांत हो जाए, मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ। नहीं तुम नहीं समझ सकते। तुम क्या कोई नहीं समझ सकता? और तुम मुझे तसल्ली देना बंद करो। आखिर तुम ही ने पता करके उसे बताया होगा। अगर तुम मेरी सिचुएशन समझते तो उसे कभी इस बारे में नहीं बताते। अंडरस्कोर ये बोलते हुए माया की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब रजनीश को गिल्टी फील होने लगा। आखिरकार माया सच ही तो बोल रही थी। अगर वो दोनों अनिरुद्ध को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताते तो अनिरुद्ध आज इतने गुस्से में नहीं होता और ना ही माया की ये हालत होती। लेकिन वो एक वफादार इंसान था। अगर वो अनिरुद्ध को सच नहीं बताता तो वो एक तरह से उसे धोखा ही देता। कुछ पल चुप रहने के बाद रजनीश ने कहा। अंडरस्कोर मैडम, मैं मानता हूँ कि मैंने ही बॉस को आपके अबॉर्शन की बात बताई है और आप भी जानती है मैं चाहकर भी बॉस से कुछ नहीं छुपा सकता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ से हॉस्पिटल या फिर अपने अपार्टमेंट में चली जाए। बॉस बहुत गुस्से में यहाँ से निकले हैं और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ वो आपके पास ही गए होंगे।
अभी तक माया यही सोच रही थी कि वो अनिरुद्ध का सामना कैसे करेगी। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था अनिरुद्ध गुस्से में उसके घर आ जाएगा। रजनीश की बातों को सुनते ही माया के बह रहे आंसू थम गए। उसने फोन कटा और अपने कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर उसे उसकी माँ खड़ी नजर थी। उन्हें देखते हुए माया ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, अंडरस्को माँ आप यहाँ। प्रतिभा जी ने माया का हाथ पकड़कर रूम में वापस आकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, अंडरस्को क्या तू प्रेग्नेंट है। माया हंसने की कोशिश करते हुए, अंडरस्को माँ आप ये क्या बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रतिभा जी अंडरस्को देख माया, मैंने अभी तेरी सारी बातें सुन ली है, इसलिए तू मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करियो। अब सच सच बता, क्या तू प्रेग्नेंट है। माया ने बड़ी मुश्किल से आंसुओं को बहने से रोक रखा था। प्रतिभा जी की बात सुनकर वो उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोते हुए बोली, अंडरस्को हाँ माँ मैं प्रेग्नेंट थी माँ। प्रतिभा जी ने माया को खुद से दूर करते हुए कहा, अंडरस्को प्रेग्नेंट थी से तेरा क्या मतलब है, क्या तूने फिर से। माया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। प्रतिभा जी ने थोड़े गुस्से से, अंडरस्को तू ऐसा कैसे कर सकती है माया। माया अंडरस्को माँ आप जानती है मैंने ऐसा क्यों किया, फिर भी आप मुझसे पूछ है। प्रतिभा जी अंडरस्को क्या इन सब के बारे में अनिरुद्ध को पता है। नहीं, अगर उसे पता होता तो वो कल इतना नॉर्मल बिहेव नहीं करता, पर उसे बाद में पता चल गया तो तुझे पता है ना वो बच्चे को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव है। अनिरुद्ध का नाम सुनते ही उसे रजनीश की बात याद आ गई। उसने अपने बहते अंशुओं को पोंछा और कहा, अंडरस्को माँ अनिरुद्ध को कुछ पता नहीं है और आप चिंता मत करिए, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अभी वो मुझे लेने आ रहा है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। आप जानती है ना अगर पापा ने अनिरुद्ध को देख लिया तो उसकी तबीयत फिर से खराब हो सकती है। जब तक मैं अनिरुद्ध के साथ चली न जाऊँ तब तक आपको पापा को उनके कमरे में ही रखना होगा। प्रतिभा जी अंडरस्को वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुझे पता है ना अगर तू उन्हें घर पर नहीं दिखी तो वो हजारों सवाल करेंगे। अगर अनिरुद्ध को सच पता चला गया है तो वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा और ना ही मुझे घर आने देगा। ये सोचते हुए उसने अपनी माँ से कहा, अंडरस्को माँ अनिरुद्ध चाहता है मैं उसके साथ अमेरिका चलूँ। मैंने उसे मना भी किया लेकिन वो नहीं माना, इसलिए मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। प्रतिभा जी अंडरस्को लेकिन उसने तो कल कहा था उसके जाने के बाद तू यहाँ रह सकती है। माया अंडरस्को माँ आपको पता है उसका मूड कभी भी बदल जाता है। प्रतिभा जी अंडरस्को तो कितने दिन बाद आएगी। माया अंडरस्को माँ ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप प्लीज पापा को संभाल लेना क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं 1 महीने से पहले घर आ पाऊंगी। प्रतिभा जी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अनिरुद्ध पहले भी कई बार माया को अपने साथ ट्रिप पर ले जा चुका था। अंडरस्को अब ये भी बता दे मैं तेरी पापा से क्या कहूंगी। माया अंडरस्को माँ आप कोई भी बहाना बना देना, आप बोल देना दिल्ली के हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं, इसलिए मुझे अपने बाकी कलीग एक साथ दिल्ली जा पड़ा। मैं आपको फ़ोन पर सारी बातें बताती रहूंगी, अभी मैं चलती हूँ। इतना बोलकर माया अपने घर के बाहर आकर एंट्री गेट के पास खड़ी हो गई। तकरीबन 7 मिनट उसे अपनी तरफ एक कार आती नजर आई। माया ने उस कार को पहचान लिया, ये अनिरुद्ध की लिमिटेड एडिशन कार में से एक टोयोटा काइमा थी। कार रुकते ही माया उसकी तरफ बढ़ने लगी। अनिरुद्ध भी गुस्से से बाहर निकल आया। वो कुछ रिएक्ट कर पाता इससे पहले ही माया कार में जाकर बैठ गई। अनिरुद्ध भी सड़क पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। उसने अपने मुठिया बंद करके अपने गुस्से को कुछ हद तक कंट्रोल किया और जाकर कार में बैठ गया। उसने लाल आंखों से माया को घूरा, फिर कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। द रॉयल विलम में जैस्पर पूल साइड रूम के बेड पर बैठा अविका की हरकतों को देखे जा रहा था। अविका ने पूरे कमरे में अपने कपड़े फैला दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कौन से कपड़े अपने साथ मालदीव लेकर जाए। सारे कपड़े एक से बढ़कर एक थे और अविका को सब पसंद थे। उनमें से कुछ कपड़ों को चुनना उसके लिए मुस्लिम कड़ी कर रहा था। वो पैर पटकते हुए जैस्पर के पास आकर बैठते हुए बोली, अंडरस्को जैस्पर अब तुम ही बताओ मैं कौन से कपड़े अपने साथ लेकर जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जैस्पर गुर्राते हुए बेड ने नीचे उतरकर सोफे के पास चला गया। कहा अविका के सारे कपड़े थे। उसने सारे कपड़ों को देखते हुए एक पीच वन पीस शॉर्ट फ्लोरल ड्रेस पर अपने पंजे रख दिए। अविका ने तुरंत उसे मना करते हुए कहा, अंडरस्को नहीं वो बहुत पतली है, क्या पता वहाँ ठंड हो, कोई और बताओ अंडरस्को। जैस्पर ने इस बार एक कैजुअल फुल स्लीव ड्रेस पर अपने पंजे रख दिए। अविका ने फिर से उसे मना करते हुए कहा, अंडरस्को नहीं ये भी नहीं, इसका रंग कितना डार्क है, कोई और। जैस्पर एक एक करके ड्रेस सजेस्ट करता गया और अविका उसे अलग अलग बहाना देकर रिजेक्ट करती गई। कुछ समय बाद जैस्पर ने जोर से दहाड़ा जैसे बोल रहा हो, अंडरस्को अगर तुम्हें ये सब कपड़े पसंद नहीं थे तो खरीदा ही क्यों। अविका अंडरस्को जैस्पर तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम्हें भी कुछ पसंद नहीं आया है। मैं अभय से बोलकर इन सभी कपड़ों को फिर से मॉल में भेजवा दूंगी और इसकी जगह अच्छे अच्छे कपड़े ले लाऊंगी। वैसे खुद का मॉल होने पर कितना फायदा होता है ना, मैंने सही कहा ना, चलो चलकर अभय को ढूंढते हैं। ये बोलते हुए वो कमरे से बाहर जाने लगी। जैस्पर ने एक नज़र अविका के सभी कपड़ों को देखा, फिर वो भी उसके पीछे जाने लगा। लिविंग रूम के सोफे पर बैठा अभय कुछ फाइल देख रहा था। उसके सामने के सोफे पर श्रेया, लारा और रघु के साथ एक और शख्स था जिसका नाम शांतनु था और वो लॉयल की यूनिफॉर्म में बैठा था। शांतनु अभय का पर्सनल लॉयर था। अविका कुछ दूरी पर खड़े होकर उसी को घूरे जा रही थी। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था इसलिए वो अभय के पास जाने से कतरा रही थी। जैस्पर ने अविका को रुका देख दहाड़ा जैसे बोल रहा हो, अंडरस्को अब रुकी क्यों हो, जाओ जाकर अभय को बता दो।
सबने एक साथ जैस्पर की तरफ देखा। वहां अविका का देख सब सोफे से उठकर खड़े हो गए। अविका छोटे छोटे कदमों से अभय की तरफ बढ़ने लगी। सभी ने उसे एक साथ ग्रीट किया। अंडरस्को गुड मॉर्निंग मैडम। अविका की जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। अनजान लोगों से बात करने में वो वैसे भी कतराती थी। अगर सामने वाला इंसान प्रोफेशनल हो तो उसकी और हवा टाइट हो जाती थी। हालांकि अभय के केस में ऐसा था। उसने हल्का सा स्माइल किया और आकर अभय के सामने रुक बैठो अंडरस्को। अभय ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा अंडरस्को पैकिंग हो गई। अविका मासूमियत से अंडरस्को नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन से कपड़े अपने साथ ले चालूं। अभय अंडरस्को तुम परेशान मत हो मैं तुम्हारे लिए और अच्छे अच्छे कपड़े मंगवा दूंगा। अभय क्या हम खुद शॉपिंग करने नहीं जा सकते अंडरस्को। अविका ने अभय की बाजू को पकड़ते हुए कहा। अविका की फिर से शॉपिंग करने की बात सुनकर अभय का चेहरा सख्त हो गया। वो दोबारा से शॉपिंग जैसा खतरनाक काम नहीं कर सकता था। उसने उसी वक्त अविका को माना करते हुए कहा अंडरस्को नहीं हमें आज ही मालदीव जाना है। अगर तुम शॉपिंग करने गई तो लेट हो जाऊंगी। तुम्हें जो चाहिए श्रेया को बता दो वो तुम्हारे लिए मंगवा देगी। अविका ने जिद करते हुए कहा अंडरस्को तुमने तो कहा था हम रात को मालदीव जाएंगे। अभी तो 10 बज रहे हैं। चलो ना हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। मुझे तुम्हारे लिए भी तो कलरफुल कपड़े लेने हैं। तुम हमेशा ही ब्लैक ब्लू और व्हाइट कपड़े ही पहनने हो जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर लारा श्रेया रघु मुंह बढ़ाकर हंसने लगे। वही शांतनु अविका के बिहेवियर को देखकर हैरान हो गया। अभय अपनी आंखें छोटी करके अविका को देखने लगा। अविका ने आंखें ब्लिंक करते हुए कहा अंडरस्को मैं न तुम्हारे लिए रेड पिंक ग्रे ग्रीन जैसे और भी कलर के कपड़े लूंगी और मैं हमारे लिए कपल ड्रेस भी लूंगी। अविका अभय से बात करते हुए पूरी तरह से भूल चुकी थी कि उसके आसपास और लोग बैठे हैं जो उसकी बातें सुनकर हंस रहे हैं। अभय अंडरस्को तुम्हें शॉपिंग करनी है और मेरे लिए कलरफुल कपड़े खरीदने हैं। अविका अंडरस्को हाँ कपल ड्रेस भी। अभय अंडरस्को ओक। अविका अंडरस्को सच्ची। अभय टेबल से फाइल उठते हुए अंडरस्को हम। अविका खुश होकर वहां से जाने लगी। अभय ने उसे रोकते हुए कहा अंडरस्को अविका रुको। अविका अंडरस्को क्यों। अभय अंडरस्को यहाँ बैठो। अविका फिर से अभय की बगल में बैठ गई और उसकी नज़र सामने बैठे शख्स पर गई जो उसे ही घूर रहा था। अंडरस्को ये बॉस को क्या हो गया है। वो इस लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं। इसे देखकर ही लग रहा है ये पागल है। और बॉस तो कभी किसी से प्यार से बात नहीं करते थे लेकिन इससे इतने प्यार से बात कर रहे हैं। हो न हो जरूर कुछ तो बात है। बॉस के अचानक से शादी करने के पीछे जरूर कोई वजह है। अविका ने अभय की बाजू पकड़कर धीरे से कहा अंडरस्को अभय वो आदमी कौन है और वो मुझे कैसे घूर रहा गई। अभय ने एक नज़र शांतनु को देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली लेकिन अभी भी उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थी। अभय ने टेबल से दूसरी फाइल उठाकर अविका को देते हुए कहा अंडरस्को इसे पढ़ो और साइन करो। अविका ने फाइल लेते हुए कहा अंडरस्को ये क्या है। अभय अंडरस्को पढ़ो पता चल जाएगा। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और फाइल पढ़ने लगी। अभय ने पेपर्स पर साइन करके कहा अंडरस्को मेरे वापस आने से पहले सैनी कंपनी के सारे लीगल वर्क कंप्लीट हो जाने चाहिए। लारा ने फाइल लेते हुए कहा अंडरस्को ओ बॉस और वहां से चली गई। अभय श्रेया और रघु से अंडरस्को रॉयल मॉल खाली करवाओ। अभय की बात मानते हुए वो दोनों भी वहां से चले गए। शांतनु की नज़र बार बार अविका पर जा रही थी जो बड़े ध्यान से फाइल पढ़ रही थी। वो खूबसूरत थी। कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता था लेकिन उसके अंदर वो बात नहीं थी जो अभय की वाइफ में होनी चाहिए थी। उसे एहसास हुआ अभय उसे ही देख रहा है। जल्दी से अपनी नजरें नीचे करते हुए उसने कहा अंडरस्को सॉरी सॉरी बॉस। ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए अभय ने अविका की तरफ देखा। अविका अभी दूसरे पेज को पढ़ रही थी। अभय ने उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा अंडरस्को अगर तुम ऐसे फाइल को पढ़ोगी तो रात हो जाएगी। फिर मुझे मत बोलना कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर नहीं ले गया। अविका ने टेबल पर देखा जहां कुछ देर पहले बहुत सी फाइल रखी हुई थी। उसने अभय से कहा अंडरस्को क्या तुमने सारी फाइल पढ़ ली। अभय अंडरस्को हम। अविका अंडरस्को अच्छा एक काम करो तुम मुझे पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा फिर मैं इस पर साइन कर दूंगी। अभय अंडरस्को इसमें लिखा है आज से मैं इन्फिनिटी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। आज से तुम इन्फिनिटी मॉल की मालकिन हो। अब साइन करो। अविका हैरान होते हुए अंडरस्को क्या क्या तुम सच में इन्फिनिटी मॉल मेरे नाम कर रहे हो। हम। अविका खुश होते हुए अंडरस्को उसका मतलब अब इन्फिनिटी मॉल मेरा है और मैं उसकी मालकिन। हम कहाँ साइन करना है जल्दी बताओ मैं अभी साइन कर देती हूँ। अभय ने पेपर और पेन अविका की तरफ बढ़ा दिया। अविका साइन करने जा रही थी कि उसे कुछ याद आया और वो रुक गई। उसे रुकता देख अभय ने कहा अंडरस्को क्या हुआ। अभय मुझे ये मॉल नहीं चाहिए। क्यों। क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। ओक तुम सारे पेपर्स को रहने दो बस लास्ट पेपर को साइन कर दो। इतना कहकर अभय ने लास्ट पेपर ओपन कर दिया जो एक मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म था और पहले से सारी डिटेल भी फिल थी। पेपर को देखते ही अविका खुश होते हुए बोली अंडरस्को क्या हम दोबारा से शादी कर रहे हैं। अभय अंडरस्को नहीं हम बस अपनी शादी को रजिस्टर कर रहे हैं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि हमारी शादी चुपके से हुई थी। लोगों को दिखाने के लिए प्रूफ भी तो होना चाहिए। मैंने एक मूवी में देखा था एक कपल ने शादी कर ली फिर लड़के ने उसे छोड़ दिया। बाद में लड़की ने लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया। जब पुलिस ने लड़के से पूछा तो लड़के ने लड़की को अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया। तुम्हें पता है लड़के ने पुलिस से क्या कहा। उसने कहा ये लड़की झूठ बोल रही है।
वो सिर्फ उसके पैसों हड़पना चाहती है, इसलिए शादी का नाटक कर रही है। उसने तो ये भी बताया कि उसकी शादी पहले से हो चुकी है और उसका एक 2 साल का बेटा भी है। बेचारी लड़की, उसके पास कोई सबूत नहीं था अपनी बात को साबित करने को। जब अविका ने अभय को देखा तो वो उसकी बात सुनने की बजाय फ़ोन में काम कर रहा था। अविका ने शांतनु को देखा तो वो भी अपने फ़ोन में बिजी था। अब अविका को अभय पर डाउट होने लगा। अभय को देखते हुए वो खुद में बड़बड़ाई, अंडस्को, क्या मैं भी अभय की दूसरी वाइफ हूँ और इसलिए अभय ने मुझसे चुपके से शादी की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही अभय की इकलौती बीवी है। जैस्पर भी तो मुझसे कितना प्यार करता है। श्रेया, रघु, श्वेता, अजय और गौरव भी मुझसे कितने अच्छे से बात करते हैं और सविता आंटी भी तो मुझे मैडम बोलती है और अभय भी मुझे बहुत प्यार करता है। ये सोचते हुए वो मुस्कुराते हुए अभय की तरफ देखने लगी। अविका, 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 क्या हुआ तुम्हें? अंडस्को, अभय ने उसके सामने हाथ वेव करते हुए कहा। अविका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए बोली। अंडस्को, के कुछ भी तो नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ। अभय, अंडस्को, तुम क्या सोच रही थी? मैं कहा कुछ सोच रही थी। हाँ, याद आया, मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे लिए कौन से रंग के कपड़े लूँ। वैसे तुम्हें पिंक पसंद है। तीखी नजरों से देखते हुए अभय ने अविका को कहा। अंडस्को, तुम सबसे ये सब सोच रही थी? अविका, अंडस्को, हाँ। अभय, अंडस्को, अब सोचना बंद करो और पेपर पर साइन करो। अविका ने पेपर साइन करके अभय की तरफ बढ़ा दिया। अभय ने अविका के साइन को देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अविका ने अपना नाम लिखने की जगह आव्या लिखा था। उसने एक नज़र अविका को देखा, फिर खुद भी साइन करके पेपर शांतनु की तरफ बढ़ा दिया। अनिरुद्ध कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसके जहन में रजनीश की कही बात घूम रही थी। वो आधे घंटे से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी।